गाँव की तुम बात करते हो, घूंघट की बात करते हो कि नहीं ये इज्जत है और ये वो है, यहाँ तक तो सब कुछ कवर कर लिया। यहाँ पे पेटीकोट और ब्लाउज के बीच में इतना नजर आ रहा है और ब्लाउज के अंदर क्लीवेज नजर आ रही है, वो किसी को नहीं फर्क पड़ता। इफ यू टॉक अबाउट शर्म लिहाज तो उसको भी तो थोड़ा कवर कर लो, इफ दैट इज द प्रॉब्लम। तो ये सिर्फ बोलना कि ये ढकना इज नॉट सफिशिएंट। आप गुड़गांव जाके देखो ना, वहाँ पे आपकी क्या नाम है, बीजेपी की सरकार है, नुक्कड़ नुक्कड़ के ऊपर ठेके खोल रखे हैं। मोदी, नरेंद्र मोदी को लेके क्या थॉट है आपका? कैसे लीडर हैं, कैसे प्राइम मिनिस्टर? ग्रेट लीडर। मोदी जी ने कितनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस की हैं? नो, जीरो। इट्स व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज कनाडा इज़ अ ग्रेट कंट्री बिकॉज वहाँ पे अगर आप देखें तो आधे इंडियन नहीं है बट आधे से ज़्यादा इमिग्रेंट्स हैं। इंडिया के लोग अच्छे नहीं हैं? जो जिस चीज़ के लिए आप बोलते थे हम बहुत अच्छे हैं, वो चेंज हो रहा है, whether you accept it or not। आप किसी भी गधे को टिकट दे दोगे वो नहीं जीत जाएगा जस्ट बिकॉज उसके पास आपकी पार्टी का सिंबल है, जो कि आज की डेट में हो रहा है। कबर्ड के अंदर कपड़ों की जगह नहीं है बिकॉज शॉपिंग पे शॉपिंग हो रही है। कई लोग हैं जिनके पास सड़क के ऊपर कपड़े पहनने के लिए नहीं है। ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बहुत है हमारे देश में। अभी भी आई वुड से आर वैल्यूज, आई स्टिल बिलीव दैट आवर वैल्यू सिस्टम इज वेरी गुड। वैल्यू सिस्टम क्या था? जब आप अपने माँ बाप की इज्जत करो। What matters the most to fight a election? Education is one, background is another one, experience is another one, and the most important is your intention and your willpower and your vision। वैसे तो आपने मीडिया को इतना ट्रेन कर दिया है कि सब आपका गुणगान गाएंगे कि आपने रशिया और यूक्रेन का वॉर रुकवा सकते हो, लेकिन आप अपने खुद के देश के अंदर जो प्रॉब्लम हो रही है उसको ठीक नहीं कर सकते आप। तो ब्लोन इनटू डस्ट, उसने डस्ट उठाई, वो कैमरे के अंदर गया, सोनी का हैंडीकैम था, वो घर गुर करके 2 सेकंड में रुक गया। जिंदगी के गणित ने सिखा दी कैलकुलेशन कर। एक ही ब्रश से सबको पेंट कर रखा है। अच्छा, सब करप्ट हैं, सब बेईमान हैं, सब पैसा बनाना चाहते हैं और खाना चाहते हैं। आज आई कैन बिकम अ वेरी गुड कंसल्टेंट फॉर इलेक्शन स्ट्रैटेजी। अब मैं बता रहा हूँ, अगर सिंपल टिप्स बताता हूँ आपको, अगर इलेक्शन जीतना मैं आपको बताता हूँ, तो एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आप इंडिया में आज की डेट में नहीं जीत सकते। तो आपने अपने प्रचार में दारू पैसा नहीं बांटा? रिसेंटली साउथ से एक वीडियो आया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कौन से स्टेट का था, बट वो दारू के साथ मुर्गा दे रहे थे जिंदा। कह रहे ये हमारी नई स्ट्रेटेजी है जी, आप सिर्फ दारू मत लेके जाओ, आप मुर्गा भी लेके जाओ साथ में। तो उसकी जगह तो मुर्गी देनी चाहिए थी। पहले अंडे देगी, अंडे खाएंगे, फिर जब मुर्गी खाऊंगा जब मुर्गी खा लेंगे। कैसे आप बोलोगे आपका समाज अच्छा जब हर एक फ्लायर के ऊपर आपने पर्चे चिपका दिए? भाई आपका पैसा, टैक्स पेयर का पैसा है ना, जो उस फ्लाईओवर को वापस रीपेंट करने में लगेगा। What stupidity is this? तो आपको लगता है आज के समय में उसूलों के साथ राजनीति की जा सकती है? एक्सपीरियंस के बाद तो कह सकता हूँ कि नहीं। देश के बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनके बारे में सबने सुना होगा। आपने कभी न कभी पढ़ा होगा कि ट्रेन से धक्का मार दिया गया था, उसके बाद वो इंडिया आए और इंडिया में आने के बाद आंदोलन लड़े, राजनीति से दूर रहकर भी राजनीति की, और ऐसी कई चीज़ें हमने देखी कि साउथ अफ्रीका में जब वो पढ़ाई करने गए थे, लॉयर बनने गए थे, लॉ की पढ़ाई करने गए थे, उसके बाद जब वो देश लौटे तो आंदोलन किया। ऐसे ही मिली जुली कहानी आपने एक फिल्म में भी देखी होगी, जो शाहरुख खान की फिल्म है स्वदेश, जिसमें वो एक साइंटिस्ट होते हैं और बाहर देश के काम कर रहे होते हैं, मगर उनको अपनी दादी की याद आती है और उसे लेने इंडिया आते हैं और इंडिया में ही बस जाते हैं। देश से प्यार हो जाता है और देश के लिए काम करना शुरू करते हैं। ये फिल्म है, मगर फिल्म से जुड़ी कहानी वाले किरदार भी वास्तविकता में होते हैं, इसीलिए फिल्मों की कहानियाँ गढ़ी जाती हैं। और ऐसे किरदार बहुत कम होते हैं समाज में जिन पर फिल्म बनती हैं। आज कुछ ऐसे ही किरदार हमारे साथ हैं। पढ़ाई करने के लिए कनाडा गए, कनाडा के बाद 10-12 साल व्यक्ति जब एक जगह रहता है और सेटल हो जाता है, तो उसके बाद उस जगह को छोड़ना और दूसरी जगह आना काफ़ी मुश्किल भरा होता है। मगर इस मुश्किल को जो पार कर ले, उसी पर फिल्में बनती हैं, उसी पर कहानियाँ बनती हैं, उसी पर किस्से गढ़े जाते हैं जो आने वाली पीढ़ियों को सुनाए जाते हैं। कुछ ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ हैं। हमारा वादा आपसे हमेशा यही रहा है कि पॉइंट ऑफ व्यू में आपको ऐसे लोगों से रूबरू कराया जाए जिनकी कहानी आपको प्रेरित करे, जिनकी कहानी से आपको कुछ सीखने को मिले। तो बहुत स्वागत है प्रवीण सर आपका, प्रवीण राव। आप इनको एडवोकेट बोलिए, आप इनको सोशल वर्कर बोलिए, आप इनको पॉलिटिशियन बोलिए, वो आप पर निर्भर करता है। मगर इनकी ज़िंदगी चैलेंजिंग भरी रही और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ज़िंदगी में सहायता देंगी। तो आज उन्हीं पर चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका समय देने के लिए। और पॉइंट ऑफ व्यू जनता का एक शो है जहाँ पे आपका क्या स्टैंड है वो हम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत
कहानी वहीं से करते हैं जहाँ से आपकी शुरुआत हुई, आपका जन्म हुआ। कहाँ हुआ आपका जन्म? जन्म तो जी हरियाणा में हुआ था, महेंद्रगढ़ में। हमारा एक गांव है रेवाड़ी के पास, टेली मंडी के पास एक गांव पड़ता है ताजपुर। मेरे दादाजी एंसेस्टर्स सारे वहीं से थे। अच्छा। तो हम बहुत कुछ वेल टू डू फैमिली से नहीं थे, ज़मींदार लोग थे। एंड आज भी मम्मी कहानियाँ सुनाती हैं कि मतलब जब बारिश होती तो शायद कुछ ऊपर पकड़ते थे, तब तो कोई नीचे खाना बना रहा होता था। अच्छा। बट दादाजी बहुत ही मेहनती थे, बहुत मेहनती। उन्होंने बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया। उनमें से मेरे पिताजी ने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी कोशिश की, तो पैसे जमा कर करके उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की, कॉलेज कंप्लीट किया और अपने बलबूते पे एंट्रेंस टेस्ट दिए। पहले बैंक में जॉब हो गई, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, वो नहीं ले पाए। फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस के अंदर उनका भर्ती हुई। तो उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करके अपना एक नाम कमाया, एंड दैट इज़ वेयर द फैमिली टुक ऑफ। आपके पिताजी दिल्ली पुलिस में लग गए थे जी। आपकी ज़िंदगी में उससे कोई प्रभाव पड़ा? एब्सोल्युटली, बिकॉज देखिए, एक दिल्ली पुलिस में होने के बाद डर दिमाग से निकल जाता है। पापा तो वो पुलिस में। देखिए, आई वुड से मेहनत दादाजी की देन है और निडरता पिताजी की। तो माय फादर वाज अ वेरी वेल नोन पर्सनालिटी इन दिल्ली पुलिस। तो उनके काफ़ी सारे किस्से रह चुके हैं, न्यूज़पेपर्स में आते थे। तो ही इज़ नोन एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो कितने बड़े थे आप जब हरियाणा से दिल्ली शिफ्ट हुए? 4 महीने का। मात्र 4 महीने के। मतलब मेरे को गांव की तो कोई कहानी याद ही नहीं है उस टाइम की, बट हाँ, गांव में हमारा लगाव रहा है, परिवार रहा है, तो आना जाना हमारा लगा रहता है। अभी भी मेरे पिताजी वहाँ पे एक धर्मशाला बना रहे हैं, बिकॉज अभी भी ही इज़ ऑल्सो वेरी रूटेड। कि दादाजी का एक सपना था कि मैं वहाँ पे कुछ समाज के लिए करूँ। तो माई फादर इज़ पुटिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट इनटू इट। तो चाइल्डहुड दिल्ली में ही था? चाइल्डहुड दिल्ली में था। कैसी थी बचपन भरी वो जिंदगी? बचपन, माय फादर वो कोई आईपीएस से शुरू नहीं हुआ, हालांकि वो रिटायर्ड एज एन आईपीएस, बट स्टार्ट उनका बड़ा स्ट्रगल से हुआ था। सो सब इंस्पेक्टर से शुरू हुए थे। गवर्नमेंट क्वार्टर था, एक कमरा था, 2-4 और भाई बहन भी थे जिनको सपोर्ट कर रहे थे वो। तो वेरी बेसिक एवरेज लाइवलीहुड। इट वाज नॉट वेरी रोजी फॉर अस। मॉम ने बहुत स्ट्रगल किया है। 3-3 बच्चे होते थे, तो एक पेट में, एक हाथ में, एक उंगली पकड़ के चल रहा है। एंड देन 4-4 मंजिल तक आप अपना गेहूं का आटा वाटा लेके आप सीढ़ी चढ़ के जा रहे हैं 4-4 मंजिलों तक। तो मतलब इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट फेज फॉर आवर फैमिली, बट सब ने बहुत स्ट्रगल किया, स्पेशली मॉम ने बहुत स्ट्रगल किया। एंड उसका एक नतीजा है कि धीरे 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 परिवार आगे बढ़ा। एंड उस टाइम की ज़्यादा यादें नहीं, बचपन था। उसके बाद फिर हम स्कूल में गए होंगे? हाँ, फिर स्कूल में गए, फिर धीरे धीरे। दिल्ली से ही हुई? दिल्ली से। एक ही स्कूल से 12th तक पढ़ाई की? नहीं, पहले मैं रामजस स्कूल में था, आर.के. पुरम सेक्टर 4 में। ठीक है। एंड वहाँ पे मैं 8th ग्रेड तक था, एंड 9th ग्रेड से आई वेंट टू डीपीएस वसंत कुंज, बिकॉज हम पहले सरोजनी नगर में रहते थे गवर्नमेंट क्वार्टर्स में। उसके बाद हम वसंत कुंज मूव कर गए थे। अच्छा। एंड वसंत कुंज में घर बिल्कुल पास था डीपीएस के, सो लकीली वहाँ पे एडमिशन हो गया पिताजी की हेल्प से। सो वहाँ पे देन डीपीएस से पास आउट किया बेसिकली। 12th तक आपने डीपीएस से पढ़ाई की? कौन सी क्लास में एडमिशन लिया था डीपीएस में? 9th से 12th तक। जी। तो कैसी थी डीपीएस की मेमोरीज? डीपीएस वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ बैकग्राउंड जिसके अंदर हमारे इधर घर पे कोई आता था तो हम उनसे नमस्ते करते थे। आई इमेजिन अ साइकी ऑफ अ चाइल्ड जो उस एज ग्रुप में होगा 5th 6th 7th तक, जब भी कोई घर में आएगा आप नमस्ते करेंगे, बट अब आपको क्या हो रहा है कि नहीं जी अंग्रेजी में बात करो। हेलो बोलना एज कम्पेयर टू नमस्ते बोलना वॉज अ बिग चेंज, लेकिन वो एनकरेज किया जाता है बच्चा अंग्रेजी में बात करे। अच्छा, अब आप रामजस से आ रहे हैं, रामजस इज लाइक अ वेरी बेसिक स्कूल, एंड उसके अंदर भी आई वाज नॉट वेरी स्टूडियस। गांव का माहौल था हमारे घर के अंदर, तो इतने कोई अंग्रेजी हम बोलते नहीं थे। तो जब आप डीपीएस में जाएंगे, डीपीएस इज अ लिटिल मोर मॉडर्न। वहाँ पे एक्सपेक्टेशन होगी, अच्छा इफ यू स्पीक इंग्लिश देन यू आर अ ग्रेट चाइल्ड, राइट, एंड इफ यू डोंट देन यू आर नॉट दैट गुड। तो वहाँ पे जाना धीरे धीरे इट वॉज अ बिग शिफ्ट, बट नमस्ते टू हेलो, नमस्ते टू हेलो, दैट इटसेल्फ वाज अ बिग चेंज, राइट। फैमिली का बड़ा इन्फ्लुएंस था। माई सिस्टर वॉज अ गुड इन्फ्लुएंस, शी यूज्ड टू लिसन टू इंग्लिश म्यूजिक। माई कजन सिस्टर वॉज ऑल्सो वेल रेड एंड वेल एजुकेटेड। आप कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 90s। इंग्लिश म्यूजिक उस टाइम पे? हाँ, मतलब वो तो इतना इंटरेस्ट आ गया था। अच्छा। तो कज़न थी, बहन थी, तो वो अंग्रेजी के म्यूजिक और शोज देख देख के धीरे धीरे अंग्रेजी में इंटरेस्ट आया, पढ़ना शुरू किया एंड ऑल दोस थिंग्स। सो आई वाज नेवर टू स्टूडियस। कैसे थे पढ़ने में? कैसे थे स्कूल में? मैं बहुत पढ़ाकू? वेरी एवरेज। अच्छा। आई वुड ऑलमोस्ट से बिलो एवरेज, बट धीरे धीरे
स्कूल से कॉलेज में आते आते पढ़ाई में एक्चुअली ज़्यादा इंटरेस्ट आया। अच्छा। वो व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज आई माइट नॉट बी अ ग्रेट स्टूडेंट, बट आज भी अगर मैं अपने दो दोस्तों से बात करता हूँ या बीवी से बात करता हूँ तो आई थिंक माई मैथ्स इज स्टिल बेटर देन मेनी अदर्स। अच्छा। सो आई थिंक जिंदगी के गणित ने सिखा दी कैलकुलेशन करना? नहीं, आई वुड से कि इट्स नॉट नेसेसरी। आज भी अगर आप सो आई हैव अ 4-year-old सन, राइट, सो आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन थिंग्स अबाउट बॉडी वर्क्स एंड कभी साइंस में अच्छा नहीं था लेकिन आज मैं उसको साइंस पढ़ा रहा हूँ। मैथ्स मेरी ठीक ठाक थी, इट वाज प्रीटी डिसेंट, राइट। सो नेवर अ स्टूडेंट वेरी स्टूडियस पर्सन, बट ओके, काम चल जाता था। स्मार्ट इनफ टू रिमेंबर द इंटरेस्टिंग पार्ट्स। फिजिक्स में इंटरेस्ट था तो घर के अंदर अगर कोई एक रिमोट कंट्रोल की कार, आई गिव एन एग्जांपल, मैं 9th ग्रेड में था, सरजनगर हम वसंत कुंज शिफ्ट कर गए थे एंड जन्माष्टमी का टाइम था, तो मैंने कहा चलो पहली बार हमारी कॉलोनी के अंदर एक जन्माष्टमी हम ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो कोई हम सरजनगर में तो बहुत होता था, तो यहाँ पे हम मूर्तियाँ लगाए, मैंने कहा कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। तो उस टाइम पे एक रिमोट कंट्रोल की कार थी, वो मैंने तोड़ दी थी, उसके अंदर से एक मोटर निकली। मैंने मोटर को लिया और उसके बाद एक कार्डबोर्ड के अंदर एक गोल्डन पेपर चिपका के वो मोटर लगा के और पीछे बैटरी लगा के, वो साइंटिस्ट वाला कोई ना टॉय पैक आता था, तो फिडलिंग अराउंड विद दिस क्या चीज़ें हैं वो सब करके हमने कृष्ण जी की मूर्ति के ऊपर एक चक्र लगा दिया था। अच्छा। सो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, एवरीबॉडी रियली लाइक्ड इट। तब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं थी हमारे कॉलोनी में, धीरे धीरे बच्चे आ रहे थे तो एक्टिविटी बढ़ गई थी। सो स्पोर्ट्स खेलते थे? Not much. School में? Swimming, I used to do swimming. I liked tennis. I liked basketball, but never very good at sports per se. But active था overall. ज़्यादा नहीं? हाँ। पढ़ाई में भी नहीं? Average. स्कूल की कोई ऐसी मेमोरी याद है जो आज भी शैतानी टाइप लगती हो? मैं शैतान बच्चा नहीं था, और वेरी शरीफ टू अ पॉइंट कि सो हमारा DPS में ना एक आपको वो मिलता है ऑरेंज कार्ड, रेड कार्ड, अगर कुछ आप गलत करते हो तो मेरा घर बिल्कुल स्कूल के पास होता था। PTM में मिलता था? PTM में नहीं, वो मतलब आपको वैसे मिल जाता था, लेट्स से आपने कोई बदमाशी की तो आपको येलो कार्ड मिल गया छोटू से, मतलब वार्निंग कार्ड। हाँ, तो क्या हुआ था, एक डैड घर पे नहीं थे तो वी डिसाइडेड कि विल क्या कहते हैं बंक मारते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। तो 2-4 दोस्त मेरे बाहर से आए, घर पास में था स्कूल के। मैं तो मतलब घर में बोला कि मैं स्कूल नहीं जा रहा, तो मेरी तो छुट्टी थी। बंक है कि आप घर पे बोल के जा रहे हो स्कूल से आप कहीं और चले जाओ। तो मेरे 3-4 दोस्त स्कूल तक आए, लेकिन स्कूल तो गए नहीं, वो वॉक करके मेरे घर आ गए। अच्छा। तो उसके मैं तो घर पे था, पिताजी थे नहीं, तो मैंने कहा चलो मॉम को तो बोला मैं फ्रेंड्स आ रहे हैं, उनको बाहर जाएंगे घूमने। तो बस उस चक्कर में उन 3-4 दोस्त जो एक्चुअली स्कूल आके बंक करके गए थे, मेरे को भी उस लपेटे में ले गया और मेरे को भी येलो कार्ड मिल गया बंक करने का। हालांकि मैंने कभी बंक किया नहीं, बट ओवरऑल आई वाज नॉट वेरी बदमाश चाइल्ड। कोई टीचर याद है स्कूल के जिनकी कोई लर्निंग, कोई लेसन आपको हमेशा लाइफ के साथ जुड़ा रहा हो? हाँ, 2-3 टीचर्स हैं। लाइक साइकोलॉजी के एक कल्पना घोष मैम थी, शी वाज वेरी नाइस। सीमा मलिक मैम थी हमारी ज्योग्राफी की, शी वाज वेरी नाइस। हमने एक ज्योग्राफी का ट्रिप बनाया था, लद्दाख गए थे हम। अच्छा। सो दैट वाज अ वेरी गुड ट्रिप। One subject that I hated and almost didn't like the teacher either was Aditi Mishra ma'am. She was a history teacher, but that was till 10th. जब ह्यूमैनिटीज ली 10th की होती थी? नहीं, बट मैंने ह्यूमैनिटीज ली। अच्छा। तो 11th-12th में भी थी। बट व्हेन वी चेंज फ्रॉम 10th to 11th, नाउ वी आवर्स क्लास वाज लिटरली अबाउट 7 स्टूडेंट्स। बच्चे ही कम थे। हमारा आधा सेक्शन था ह्यूमैनिटीज का। साइंस कॉमर्स की तरफ चले जाते होंगे? हाँ, सारे वहाँ चले जाते थे। तो हमारा ह्यूमैनिटीज का सेक्शन 15-20 बच्चों का था, जिसके अंदर से आधे बच्चे, 5-7 बच्चों ने हिस्ट्री ली थी, बाकी सबने पॉल साइंस ली थी। तो और जो हिस्ट्री वाली टीचर थी फिर वो अदिति मिश्रा मैम आ गई। सो द पर्सन दैट आई डिडंट लाइक टू मच, मे बी नॉट बिकॉज ऑफ हर बट बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट, कि मेरे को कभी इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में। अब यहाँ पे when there is a small class, now I am interested in studying, and because there is a special attention from the teacher, I have started liking the subject and I really like the teacher as well. So now she became my favorite teacher. So I remember कि उसके अंदर क्या कहते हैं, हमें कोई प्रोजेक्ट दिया गया था कि एशियन मॉन्यूमेंट्स के ऊपर आप कोई वो प्रोजेक्ट बनाओ, लिखा हुआ, राइट। मेरा एक दोस्त था, उससे बात की, हमने कहा कि लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। मेरे पास एक ना हैंडी कैम होता था, आई एम टॉकिंग अबाउट 97-98 कैमराज उस टाइम पे किसी के पास नहीं होते थे, वो वीडियो कैमराज। तो वहाँ पे मैंने कहा मेरे को वीडियो का बड़ा शौक है, ऐसे एंगल लेके घुमा फिरा के थोड़ा वीडियोग्राफी करने का काम। आई यूज्ड टू एंजॉय दैट। एक दोस्त था जिसको म्यूजिक बड़ा पसंद था, एक दोस्त था जिसकी अंग्रेजी बड़ी अच्छी थी। हमने कहा एक काम करते हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं। तो हमने बैठ के डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई सारे मॉन्यूमेंट्स के ऊपर, तुगलकाबाद, कुतुब मीनार, कपल ऑफ दीज। तो उसके अंदर बट अनफॉर्चुनेटली वो पूरी हो नहीं पाई। एक लाइन, मेरा फ्रेंड था जिसका अंग्रेजी अच्छी थी, अभिषेक, उसने एक लाइन मारी थी, ब्लोन इनटू डस्ट। तो हमने कहा थोड़ा इफेक्ट डालने के लिए वहाँ पे कैमरे के सामने थोड़ी धूल आएगी। तो दूसरा जो म्यूजिक संभाल रहा था, दीपांश, तो उसने कहा मैं नहीं करता यार, वो उसकी फट गई।
ओ मैंने कहा यार क्या कर, मैंने कहा चल इट्स ओके, यू टेक द कैमरा, आई डू इट। सो उसने वहां पे ब्लोन इनटू, सॉरी अभिषेक सेड आई डू इट। अच्छा। तो मैं कैमरा कर रहा था, अभिषेक ने वो डायलॉग के साथ साथ, वो एडिटिंग वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था हमारा, म्यूजिक और क्या कहते हैं सिनेमेटोग्राफी, वो नहीं, पीछे आपका और क्या कहते हैं वॉइस ओवर, अच्छा, म्यूजिक और कैमरा तीनों एक ही टाइम पे चल रहे हैं, कोई एडिटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। वो बेचारा बैटरी वाले स्पीकर लेके पीछे पीछे चल रहा था, मैं कैमरा लेके चल रहा था, दूसरा बंदा पीछे से डायलॉग मार रहा है। तो ब्लोन इनटू डस्ट, उसने डस्ट उठाई, वो कैमरे के अंदर गया, सोनी का हैंडी कैम था, वो घर गुर करके 2 सेकंड में रुक गया। तो बस वो हमारा वहीं पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग का करियर खत्म हो गया। बट अदरवाइज इंटरेस्टिंग कि आज के जो लोग हैं वो डॉक्यूमेंट्री जब प्लान करते हैं तो ये नहीं है वो नहीं है सारी चीजों को जज करना, और आप 97 में डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, तो इंटरेस्टिंग है। 98 97 या इट वाज वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। फ्रेंड्स के साथ ऐसी चीजें करने में वैसे मजा तो आता है। यस एब्सोल्युटली। जब कुछ क्रिएटिव भी हो जाता है इसी चक्कर में, पता भी लगता है, सीखने को भी मिलता है। तो फिर आप स्कूल से कॉलेज की तरफ चले गए? जी, कॉलेज वाज आल्सो बाय डिफॉल्ट ह्यूमैनिटीज ली थी बिकॉज और कहीं पे एडमिशन नहीं मिलता, और ह्यूमैनिटीज में लेने के बाद ज्योग्राफी में थोड़ा इंटरेस्ट था, तो मार्क्स अच्छे आ गए थे, तो अब क्या करें। पिताजी पुलिस में थे, तो हमेशा एक सपना था कि बच्चा आईपीएस बनेगा, बचपन से सुनाया जा रहा था आईपीएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईपीएस बनना है। ऐसे स्कूल में कभी कोई पूछता था स्कूल टीचर की क्या बनना है, तो क्या कहते थे? वही वो तो था कि पुलिस वाला बनेंगे, आईपीएस बनेंगे टाइप। अच्छा। मतलब वो तो सी, अगर आप बच्चे को बचपन से बोलते जा रहे हो बेटा पुलिस वाला, सी यूजुअली व्हाट हैपेंस इज आपके जो पेरेंट्स होते हैं, फिल्म मेकर का बच्चा, ये जो द होल कॉन्सेप्ट अबाउट यू नो नेपोटिज्म एंड ऑल दैट स्टफ, आई पार्टली एग्री विद इट एंड पार्टली डोंट। इट्स वेरी सिंपल। आपके अगर घर में अगर डॉक्टर है, आपके घर में 24 घंटे डॉक्टर वाली बातें हो रही है, तो बाय डिफॉल्ट बच्चों का डॉक्टरी में इंटरेस्ट आएगा, वो मोस्ट लाइकली डॉक्टर के बच्चे कई बार डॉक्टर बनते हैं, राइट। सिमिलरली जो पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं वो बाय डिफॉल्ट पॉलिटिशियन बन जाते हैं। बट अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, पेरेंट्स अपने प्रोफेशन में फिर भी डालना चाह रहे हैं, तो वो कैसा? Absolutely wrong. I think a child should be allowed to explore. In fact, not even allowed to explore. ये जो unnecessary और unsaid pressure है वो भी नहीं होना चाहिए कि तू ये बनेगा। बचपन से अगर आप बता, मैंने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं था, बट नाउ दैट यू आर ओल्ड इनफ सो यू कैन से अच्छा ठीक है बचपन में ये था, बट आई डोंट थिंक माई कैलिबर वॉज टू क्रैक यूपीएससी। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट अ जोक। तो बट तब तक ये था कि अच्छा ठीक है ह्यूमैनिटीज़ है, ज्योग्राफी इज़ अ गुड स्कोरिंग सब्जेक्ट, मार्क्स भी अच्छे आए थे, ठीक है जी ह्यूमैनिटीज़ में आगे आईपीएस के लिए काम भी आएगा, सिविल सर्विस के लिए काम आएगा, ज्योग्राफी ऑनर्स करते हैं। तो भगत सिंह में अपने मेरिट के ऊपर मेरे को भगत सिंह में साउथ कैंपस में वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, तो वहाँ पे ज्योग्राफी ऑनर्स के अंदर एडमिशन मिल गया। फिर वहाँ पे पहुँचे, बट 2 महीने के बाद प्लान बन गया कि आप कनाडा जाओगे, एंड दैट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज कनाडा का कभी प्लान ही नहीं था। माई सिस्टर ऑलवेज वांटेड टू गो अब्रॉड एंड स्टडी, मेरा कभी कोई प्लान नहीं था। कहाँ से आया प्लान? प्लान यहाँ से आया कि मेरे पड़ोस में पड़ोसी एक अंकल थे, उनकी एक बेटी थी, वो कनाडा शिफ्ट हो गई थी इमिग्रेशन लेके। तो एक बार ये अंकल जी घर पे बैठे हुए थे, उसके बाद फ़ोन आया, अंकल जी जब बात कर रहे थे तो माई फादर वाज सिटिंग विद हिम, तो उन्होंने कहा हेलो अंकल दिस एंड दैट, तो लगा अरे अंकल व्हाई डोंट यू थिंक अबाउट सेंडिंग प्रवीण एज वेल। डैड इज लाइक जाना है, मैंने कहा भेज चले जाते हैं। तो लिटरली वेयर माई सिस्टर ऑलवेज वांटेड टू गो अब्रॉड, वो नहीं जा पाई थी, और जब मेरा कुछ प्लान ही नहीं था, एंड लिटरली दिस इज द स्टोरी हाउ आई एंडेड अप। वहाँ पे उनका एक तो यूनिवर्सिटी शी वाज इन, उनका एक इंटरनेशनल आउटरीच का एक प्रोग्राम होता है, तो उनका एक रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में घूमता है कि यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वहाँ लेके जाएंगे बिकॉज ऑब्वियसली दे पे अ लॉट मोर इन ट्यूशन फीस। तो उनका एक ताज मानसिंह के अंदर, एक ताज पैलेस के अंदर एक इंटरव्यू हुआ। उन्होंने बोला जी आपको SATs की ज़रूरत नहीं है, SAT की, बिकॉज कनाडा के अंदर ज़रूरत नहीं है इस यूनिवर्सिटी में, आप बस IELTS या TOEFL जो होता है वो दे देना। वो कहते हैं, फिर उनको पता चला अच्छा DPS से पास आउट है, अच्छा आपको TOEFL भी देने की जरूरत नहीं है। तो DPS का इतना अच्छा नाम था कि आपको उसकी भी जरूरत नहीं थी, बस आप पैसे जमा कराओ और आपका एडमिशन हो गया। और जब मैं स्कूलिंग कर रहा था तो लोगों का, स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है DPS में पढ़ना, वो उस लेवल का स्टैंडर्ड सेट है DPS का। DPS वाज वेरी गुड स्कूल, नो ग्रेट स्कूल फॉर श्योर, नो डाउट। तो उस टाइम हो गया फिर फाइनली कि जा रहे हैं कनाडा, और बाय डिफॉल्ट मैं 2 महीने भगत सिंह में था, उसके बाद नवंबर में छोड़ दिया बिकॉज जनवरी में एडमिशन मिल गया था, जनवरी से मेरा सेशन शुरू हो रहा था, सो आई एंडेड अप गोइंग टू कनाडा। बस ऐसे करते करते कनाडा पहुंच गए जी। छूट गई दिल्ली, छूट गई दिल्ली, इंडिया भी छूट गया। कैसा था एक्सपीरियंस, क्योंकि आप कम से कम 1 डिकेड कनाडा में बिताया आपने? कनाडा वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, नॉट टू, जब भी आप, मैं
ऑलमोस्ट साल के अंदर 2 बार ही इंडिया आ जाता था। तो जब भी यहाँ पे कोई ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स दोनों कनाडा से की? हाँ जी, so I did my graduation, I did a undergrad and I did a bachelor's of commerce and honors in business administration and economics, so it's almost like a double major. It was a double major in finance and economics, so it's like eco honors and BCom honors का combination. तो वो वाला किया हमने वहाँ पे, ख़त्म करने के बाद did some job as well, so it was a very difficult phase for me. बट जब भी लोग मुझसे पूछते थे कि कई बार आते थे पेरेंट्स के फ्रेंड्स एंड ऑल दैट, अरे बच्चे हम भी सोच रहे हैं इज इट वर्थ इट एंड ऑल दैट स्टफ, मैंने कहा देखो एजुकेशन इटसेल्फ, आई थिंक इंडिया माइट बी एबल टू गिव यू गुड एजुकेशन, नो डाउट अबाउट इट, बट एक्सपोजर जो आपको बाहर जाके मिलता है वो आपको बाहर जाके ही मिलता है। यहाँ पे आई हैड फ्रेंड्स बट माई जनरल नॉलेज और इन्फॉर्मेशन वो स्टिल लिमिटेड। मेरे को नहीं पता था कि अच्छा आपको यहाँ पे पता है हिंदुइज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, मुझे नहीं पता था कि जूडाइज्म करके भी कोई एक रिलीजन है। नॉट टू से कि यहाँ पे किसी बच्चे को नहीं पता होता, आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, नॉट टू से कि उस टाइम पे बच्चों को नहीं पता था, मे बी आई वॉज मोर नाइव और इग्नोरेंट, मुझे नहीं पता था, बट वहाँ पे जाके आपको पता चलता है और रिलीजन्स के बारे में, लोगों के बारे में, कल्चर के बारे में, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, सो यू स्टार्ट थिंकिंग, यू बिकम मोर इंडिपेंडेंट, your finances you're managing and all that stuff, so it was a great experience. आप पंजाबी फैमिली से तो नहीं आते? नहीं, my full name is Praveen Rao. So कई बार लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, so it's almost like a funny story that my parents wanted to play a game with the world, so like भगवान ने डार्क कॉम्प्लेक्शन दे दिया, कर्ली हेयर दे दिया और ऊपर से लास्ट नेम राव दे दिया, so the first impression that anybody has, oh you're from South India. So but actually I'm from Haryana, I'm a Yadav. अच्छा, so that's always, मैंने वो सवाल इसलिए पूछा, मेरा बस इंटेंशन इतना है कि जिस भी पंजाबी से बात करो तो उनका रहता है कि कनाडा जाना है जी पढ़ने, हम तो कनाडा चले जाएंगे जी, ये बस ये कर लें, ग्रेजुएशन कर लें, पापा ने बोल दिया ये तो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कनाडा में आधे तो इंडियंस ही रहते होंगे। नहीं, इट्स व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज कनाडा इज अ ग्रेट कंट्री बिकॉज वहाँ पे अगर आप देखें तो आधे इंडियन नहीं है बट आधे से ज़्यादा इमिग्रेंट्स हैं। अच्छा, इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड अ नेटिव कैनेडियन, लाइक इन माई सर्कल्स ऑब्वियसली दे आर देयर, नॉट टू से दे आर नॉट देयर, बट इंडियंस को छोड़ के आपको वहाँ पे पाकिस्तानी बहुत मिलेंगे, बांग्लादेशी बहुत मिलेंगे, श्रीलंकन्स बहुत मिलेंगे, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ यूरोपियंस, एशियंस, मतलब भरे पड़े। क्या है ऐसा कनाडा का जो इतने सारे कंट्रीज के इतने सारे लोगों को ट्रैक करता है? व्हाट डू आई से, क्या है, बर्फ है बट ठंड बहुत है, सो दैट्स अ नेगेटिव फीचर, बट ओवरऑल आई थिंक वेलकमिंग कल्चर। मैं वहाँ पे 12 साल रहा हूँ और मेरे को कभी व्हाट डू यू कॉल इट, रेसिज्म या इंफीरियरिटी वाली चीज़ नहीं महसूस हुई। तो आई थिंक इट्स अ कंट्री, द पीपल दैट मेक अ कंट्री। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे को आज तक कुछ महसूस नहीं हुआ कि वो लोग अच्छे नहीं हैं, एवरीबडी इज़ वेरी नाइस। तो जब कंट्री आपको वेलकम करती है, इंडिया के लोग अच्छे नहीं है? नहीं, इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं। आमिर खान फंस गए थे ऐसा स्टेटमेंट देके, अगर आपको याद हो तो। नहीं, मैंने कहा वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मैंने ये नहीं कहा यहाँ के लोग अच्छे हैं। लोग तो यही मतलब, आजकल जो बीजेपी का आईटी सेल है ना, वो यही करने तो बैठा है। तो अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, ऑन दैट पॉइंट आई से व्हेन ये से कि यहाँ के अच्छे लोग नहीं हैं, हम जब बात करते हैं यहाँ के लोग अच्छे, हमारा आज का ना, हम एक ज़माने में जी रहे हैं जिसको आज भी हम याद करते हैं कि इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं। क्यों बोलते थे ये चीज़ कि आप किसी भी घर, किसी के पड़ोसी के पास चले जाओ, कहीं भी चले जाओ और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो हमेशा आपको वेलकम करेंगे, राइट? आप कभी मुसीबत में हो तो लोग आपको हेल्प करेंगे। इन्हीं दो चीज़ों की बात करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि समय बदल रहा है, समाज भी बदल रहा है। पहले ये होता था कि लोग हमेशा घर पे अवेलेबल होते थे, आप कभी भी किसी के घर चले जाओ, वो आए, आओ चाय पियो। आज की डेट में जब हस्बैंड काम कर रहा है, वाइफ काम कर रहा है, दादा दादी हैं कि नहीं है, बच्चे हैं कि नहीं है, इज अनदर स्टोरी, बट अगर कोई बिना बताए मेहमान आ जाता है तो अब आप कह रहे हो कि अब आपका एक रूटीन था, मेरे को जिम जाना था या मेरे को कुछ और करना था, यार ये लास्ट मिनट आ गया। सो द आइडिया ऑफ वेलकमिंग इज चेंजिंग। जो जिस चीज़ के लिए आप बोलते थे हम बहुत अच्छे हैं, वो चेंज हो रहा है, whether you accept it or not. सेकेंड चीज़, तो आप गलत है? हाँ, सही है गलत है? ना सही है ना गलत है, बस है, सिचुएशन है। किसने कहा? अब देखो, अगर कोई मान लो मेरा दोस्त है, पहली चीज कॉल करके जाना चाहिए ना, बट पहले तो ये होता था बिना कॉल करके चले जाओ, फ्री मिलेगा।
घर पे राइट होगा। वो इसलिए होता था क्योंकि ज़माना एक था जिसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी वो सच कि आदमी काम कर रहा है, औरत घर पे है, बच्चे स्कूल से वापस आ रहे हैं, बच्चे संभाल रही है। नाउ द आइडिया इज अगर औरत घर पे है और बच्चों का काम बेसिक हो गया तो वो खाली बैठी है, तो आप कभी भी चले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। बट नाउ व्हेन द वुमेन इज ऑल्सो वर्किंग, यू डोंट, चीज़ें हैं जो आप कर रहे हो, राइट। अब उस आपने एक रूटीन बना लिया, आपने चाहे जिम जाना था, जिम जाना बुरी चीज़ तो नहीं है, लेकिन अगर कोई मेहमान अगर आ गया और अब मैं जिम नहीं जा पाया तो मेरे को बुरा तो लगेगा ना, मेरा आज का वो 6 पैक निकालना रह गया, राइट। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, इट्स गुड थिंग। आई थिंक कहीं से भी अगर कोई हम अच्छी चीज़ सीख सकें, चाहे वो किसी समाज से है, रिलीजन से है, किसी भी चीज़ से है, किसी कंट्री से है, वी शुड ऑलवेज लुक एट द गुड थिंग्स। अब अगर किसी के घर पे कॉल करके जाओगे, इट्स अ गुड थिंग, नथिंग रॉन्ग विद इट। सेकेंड थिंग दैट आई विल से, हेल्पिंग नेचर आज भी इंडिया में है। बट आप मुझे एक चीज़ बताओ, क्या हम नहीं सुनते कि एक्सीडेंट हुआ है और आपको ये डिफिकल्टी हो रही है कि इसको हॉस्पिटल कॉल लेके जाएगा, जाके 100 लोग वहाँ पे खड़े होकर देख रहे होंगे? क्या हम रोज़ न्यूज़ में नहीं देखते कि किसी के साथ कुछ बुरा हो गया, मणिपुर के अंदर औरतों के साथ कुछ हो गया, दिल्ली में कहीं पे कुछ हो गया, किसी और शहर में कुछ हो गया, उसके बाद भी अगर लोग बाहर नहीं निकलते, अभी भी आप बोलोगे अच्छे लोग हैं इंडिया में? इट्स अ वेरी सैड फीचर। ये अच्छी चीज़ नहीं है। अभी भी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, अभी भी आई वुड से आर वैल्यूज़, आई स्टिल बिलीव दैट आर वैल्यू सिस्टम इज़ वेरी गुड। वैल्यू सिस्टम क्या था? जब आप अपने माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करें, इतना कि सैक्रिफाइस करते हैं कोई भी चीज़ उनके लिए, दीज आर द वैल्यू सिस्टम। जब कई बार लोग बोलते हैं अरे वहाँ पे तो 16 साल होते बच्चों को घर से बाहर निकाल देते हैं, बुरा वो भी नहीं है। अगर आप अपने बच्चे को हमेशा कोक में पकड़ के रखोगे और बोलोगे नहीं मेरा बच्चा, वो बच्चा कभी बड़ा नहीं हो पाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप उसको बोलोगे बेटा जा, यू हैव माई फुल सपोर्ट एंड बैकिंग, बट यू गो एक्सप्लोर, यू बिकम इंडिपेंडेंट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट आइदर। हाँ, अगर आप बोलोगे 16 साल का हो गया, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा, तो अपने एसेट्स खुद बना ले, दैट इज बीइंग अ लिटिल सेल्फिश। सो यू हैव टू सी कौन से वाला पार्ट आप देख रहे हैं। सो आई थिंक हर एक समाज में, कंट्री में, हर जगह कुछ ना कुछ अच्छा और बुरा होता है। सो कमिंग टू योर पॉइंट कि इंडिया में क्या अच्छा नहीं, इंडिया में बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन समय बदल रहा है और बहुत सारी चीज़ें अच्छे से नहीं बदल रही। तो कनाडा में जब आप गए तो कुछ ऐसा था जो शॉक्ड करता था कि इंडिया में भी काश ऐसा होता? आई कांट रियली थिंक ऑफ एनीथिंग एट द टॉप ऑफ माई हेड, बट हेल्पिंग नेचर तो वहाँ पे भी था, ऐसा नहीं कि नहीं था, बट आई कांट रियली से कि क्या चीज़ है। हाँ, एजुकेशन सिस्टम में कितना डिफरेंस पाया इंडिया के और कनाडा? इट्स प्रीटी गुड। क्लासेस बहुत बड़े बड़े थे, 100 200 बच्चे एक क्लास में भरे हुए हैं, राइट। द बिग वंस, जो कॉमन क्लासेस होती थी, धीरे धीरे क्लासेस छोटी हो जाती हैं, बट क्लासेस वर प्रीटी बिग। टेक्नोलॉजी वाज देयर। हमारे इधर एक ब्लैक बोर्ड होता था, उनके उधर 6 ब्लैक बोर्ड्स हैं, प्रोफेसर लिख रहा है, ऊपर स्लाइड कर रहा है, फिर दूसरे वाले पे लिख रहा है। अब यहाँ पे भी धीरे धीरे आ रहा है। सो दैट वाज द डिफरेंस। टेक्नोलॉजी वाज देयर ऑब्वियसली, बट देन इट कम्स विद टाइम कि हम ईमेल से चीज़ें करते थे, ज़्यादातर कंप्यूटर में करते थे, तो यू नो कंप्यूटिंग की स्पीड टाइप करने की फास्ट हो गई थी। दैट वाज वेरी हेल्पफुल। आई थिंक वी पिक्ड इट अप फ्रॉम देयर, बट दैट्स अबाउट इट। आप सेटल हो गए थे वहाँ पे, पढ़ाई की, उसके बाद जॉब की, घर सब कुछ था जी। कभी इंडिया आने का मन बनता था? सोचते थे कि वापस इंडिया जाएंगे सेटल होने का कभी, या वहीं सेटल होने का? शुरू में इतना सोचा नहीं था, बट आई रिमेंबर मेरा कॉलेज ख़त्म होने के बाद देन आई वॉज वर्किंग फॉर अ बैंक। 2 साल में वहाँ पे काम वाम किया मैंने। देयर वाज अ गुड स्ट्रगल दैट आई डिड ऑल्सो, बिकॉज वहाँ पे भी अगर आपने पढ़ाई कर ली एक चीज़ है, लेकिन आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, ऑन टॉप ऑफ दैट यू हैव अ स्ट्रॉन्ग इंडियन एक्सेंट, राइट। सो वहाँ पे जॉब जब आप कर रहे हो, इट्स नॉट ईजी टू गेट। So, and the university that I went to was very average university. So it's not like आपको प्लेसमेंट हो गई कि आपने जॉब कॉलेज छोड़ा और आपको जॉब मिल गई। लिटरली 3-4 महीने तक मैंने बहुत कोशिश की जॉब ढूंढने की, एंड देन फाइनली आई गॉट माई फर्स्ट जॉब विच वॉज अ डोर टू डोर सेल्स। जैसे आपके घर पे कोई घंटी बजाता है और कहता है जी आप ये खरीद लो, क्या करते हैं आप? दरवाज़ा उसके मुंह पे मार देते हैं। तो ये मान लीजिए मैंने वहाँ से शुरू किया, एंड आई वाज कमिंग फ्रॉम वेरी, बाय दैट टाइम वी हैड बिकम अ डिसेंट फैमिली, यू नो, एवरेज मिडिल क्लास फैमिली। एंड पिताजी आईपीएस बनाना चाहते थे, आप डोर टू डोर सेल कर रहे थे। उस ड्यूरेशन में बात होती थी तो बोलते नहीं थे वापस आ जा, क्या कर रहा है? बिल्कुल, मेरे माँ यही कहती थी इतने बड़े बाप का बेटा ये काम कर रहा है वहाँ पे, एंड इट वाज अ बिग स्ट्रगल। आई यूज्ड टू क्राई, आई वाज नॉट हैप्पी, बट
that was the time that changed me as a person, because there's a saying, what doesn't kill makes you stronger. And once you, आप एक difficult phase को अगर आप पार कर लेते हैं ना, तो आप going forward, you know that this too shall pass, that I've done something more difficult in life, so it makes you a stronger person. तो जब मैं घर घंटी बजाता था और मुश्किल से 1 या 2 या 3 सेल होती थी, तब it was a big shock, but that is what I did because I could not give up. It was easier for me to say मेरे बस का नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ, मेरे को माँ बाप पिताजी अच्छी अभी भी पुलिस की नौकरी में, कहीं पे फ़ोन करेंगे तो कहीं ना कहीं आराम से जॉब मिल जाएगी. दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम. बीकॉम कनाडा से करके आया, कहीं ना कहीं अच्छी जॉब मिल जाएगी, नहीं और कुछ नहीं होगा तो छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर देंगे. बट आई कुड नॉट गिव अप. Because I gave up at that time, then I'll always be looking for an easier option. On the other hand, you don't give up at that time, you struggle, and that's what I did. ये डोर टू डोर सेल्स करते करते आई वॉज इन दिस सिटी कॉल्ड लंडन. ओंटारियो में भी एक लंडन शहर है, वहाँ पे मैं जॉब कर रहा था वहाँ पे. बट देन एट द सेम टाइम आई केप्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स इन बैंक्स बिकॉज आई वॉज द मोस्ट कॉमन थिंग. बीकॉम किया, अच्छा ठीक है बैंक्स बहुत सारे होते हैं तो जॉब्स के अप्लाई कर दो. बड़ी मुश्किल से हर एक बैंक में जाके पहले ऑनलाइन करते थे. फिर मैंने कहा नहीं, और इससे तो बात बन नहीं रही, पर्सनल कनेक्शन चाहिए. तो मैं हर एक ब्रांच में जाके वहाँ पे अपना रेज्यूमे हार्ड कॉपी देता था, जहाँ के सब बोलते थे ऑनलाइन करो ऑनलाइन करो. लकीली एक ब्रांच ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, वी आर लुकिंग फॉर समबडी, कम इन फॉर इंटरव्यू. अच्छा उससे पहले भी एक हुआ था. उससे पहले आई वॉज अप्लाइंग फॉर अ कॉल सेंटर जॉब, वहाँ पे थी, लंदन में ही थी. जॉब वॉब सब कुछ हो गया. उन्होंने कहा ओहो योर सोशल इंश्योरेंस नंबर, जैसे हमारा आधार है वहाँ पे उनका एक ID होता है, वो कहता है इट स्टार्ट्स विद 9, दैट मीन्स इट्स अ टेम्परेरी नंबर. तो कहते हैं व्हाट्स द स्टोरी विद दिस. मैं हम ना इज इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड आई एम ऑन क्या कहते हैं स्टडी वीज़ा एंड देन इज लाइक वेयर इज द वर्क परमिट. मैंने कहा यू गिव मी योर ऑफर लेटर एंड आई विल गेट अ वर्क परमिट, दैट्स वेरी सिंपल, हो जाता है राइट. कहते सॉरी वी कैन नॉट गिव इट, आप पहले हमें वर्क परमिट दो फिर हम आपको ऑफर लेटर देंगे. मैंने कहा दैट इज द डिलेमा, इट्स अ कैच 22. So what's the issue? सो नहीं मिली मुझे जॉब. Okay. दैट डे आई वाज क्राइंग. देन माय फादर मेरे को एक पेप टॉक देने के लिए अपनी टाइम की बात कर रहे थे कि हाउ इट वाज डिफिकल्ट फॉर हिम एंड ऑल दैट स्टफ, इट हेल्प मी. एंड देन आई सेड आई कैन नॉट गिव अप. फिर मैंने और करना शुरू किया. फिर मैं वहाँ पे बैंक टू बैंक इंडिविजुअली जाके मैंने अपना रेज्यूमे दिया. कहीं पे एक बार कॉल आ गई, फिर वही बात, उन्होंने सारा इंटरव्यू किया. उसके बाद गुड थिंग इज जो कॉल सेंटर था उनका HR डिपार्टमेंट थोड़ा सीनियर था, तो उनको ये चीज़ें पता थी. 9 सोशल इंश्योरेंस नंबर जो है वो टेम्परेरी होता है. अब एक छोटे बैंक बहुत बड़ा था, बट उस ब्रांच के अंदर HR का इतना ज़्यादा काम नहीं था कि उन्हें पता होगी ये 9 नंबर का सोशल इंश्योरेंस नंबर क्या होता है. तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा ठीक है, इंटरव्यू के 1-2 फेजेस हुए, फिर उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने मुझे ऑफर लेटर दे दिया विदाउट रियलाइजिंग कि मेरा सोशल इंश्योरेंस नंबर 9 से शुरू होता है. उन्होंने मुझे दे दिया, मैं फटाक से ऑफर लेटर लिया और भागा इमिग्रेशन ऑफिस अगले दिन, और वहाँ पे मैंने उनको वो पकड़ाया और उनसे वर्क परमिट लिया. ऑन द वे बैक व्हेन आई वाज कमिंग I got a call from the same branch. कहते हैं, oh sorry, we saw that social insurance number starts with the 9. By the time it went from the branch to the head office, they got a call कि अच्छा इसको तो आप जॉब दे नहीं सकते because इसका तो social insurance number ही है until he has a work permit. So he's like, we need a work permit. मैंने कहा no problem, I'll give it to you tomorrow. So ये literally एक खेल इतने टर्न अराउंड टाइम का था कि आप मुझे ऑफर लेटर दे दो, वर्क परमिट मिल जाएगा मुझे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. बट वो ऑफर लेटर तब तक नहीं दे रहे थे जब तक वर्क परमिट. बट आई गॉट लकी देयर. तो वो हुआ. एंड दैट वाज अ जॉब ऑफ अ टेलर जो आपका जो कस्टमर सर्विस जो सबसे बेसिक लेवल जो होता है बैंक में, दैट वाज ऑल्सो. मेरे साथ वाले जो लोग टेलर थे वो कोई ऐसे थे जो स्कूल पास आउट थे, कॉलेज भी नहीं थे. सो दैट वाज नॉट अ जॉब फॉर अ कॉलेज ग्रेजुएट. तो आपको टेक्निकली आई वॉज नॉट हैप्पी. मैंने कहा अभी भी आई एम वेरी लो, बट देन आई कंटिन्यू टू वर्क हार्ड. वहाँ पे बड़ा मेहनत की. देन इंटरनली जॉब्स आती रहती थी. आप एक जगह पे 2 साल तक होते थे, उसके बाद कहीं अप्लाई कर सकते थे. मैंने 9 महीने के बाद ही अप्लाई कर दिया. बट आई हैड वर्कड हार्ड, आई हैड अ गुड रेपुटेशन विद माई मैनेजर अलाउड मी टू टेक इट. So that was a level 2 that I was at. Then I went to level 3. So I was in Windsor. That I worked. पहले I was in London, Ontario. Then I was in Windsor, Ontario. Windsor, Ontario में I was working for a bank. Went to Edmonton, Alberta. Worked for a position there. वहाँ पे भी you are supposed to stick around for 2 years. But वहाँ पे भी मैंने सिर्फ 4 महीने काम किया. And I said this is also not sufficient. And वहाँ पे मैंने जॉब छोड़ दी. जॉब छोड़ के मैंने I took a break. I said I'm moving back to Ontario and I'll apply for a better job. I was on a paid leave, unpaid leave थी.
तो देन केप्ट अप्लाइंग फॉर अ जॉब. फाइनली इन ऑटोवा इज व्हेन आई गॉट अ जॉब जिसके लिए आपको अंडर ग्रेजुएट डिग्री की ज़रूरत थी. तो 1.5 साल के बाद, कॉलेज खत्म होने के 1.5 साल की जिद्दोजहद के बाद, आई गॉट अ जॉब विच इज़ एक्चुअली मेंट फॉर अ ग्रेजुएट. उसके अंदर आई डिड वेरी वेल, बहुत अच्छा गया. तो कनाडा में स्ट्रगल चल रहा था जी. बढ़िया, सारी चीज़ें धीरे 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 बढ़ रही थी. जी. फिर वो कौन सा मोमेंट था जब इंडिया आने का प्लान बनता है? इंडिया आने का प्लान में भी थोड़ा सा बैकग्राउंड था कि जब तक मेरा ग्रेजुएशन हो चुका, काम करने लग गया था, फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था वहाँ पे, फ्रेंड्स ऑलमोस्ट लाइक फैमिली. एंड देन दैट वाज अ वेरी गुड थिंग. सो एवरीथिंग वाज सेट. घर था, गाड़ी थी, बाइक जो मेरे को माँ बाप यहाँ नहीं लेने देते थे वो बाइक वहाँ पे थी. सो आई वाज वेरी हैप्पी. एक फ्रेंड्स ने एक इंट्रोड्यूस किया एक NGO, आशा फॉर एजुकेशन, विच वाज स्टार्टेड बाय सम इंडियन स्टूडेंट्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन बर्कली कैंपस. उनका एक कनाडा का चैप्टर था. देन आई गॉट इन्वॉल्व देयर. वहाँ पे वी यूज्ड टू रेज फंड्स इन कनाडा फॉर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, ग्रासरूट प्रोजेक्ट्स. उनको हम पैसा देते थे, फंड्स रेज करते थे, ज़ीरो ओवरहेड कॉस्ट. जो पैसा कलेक्ट किया सारा का सारा वहाँ पे गया. एंड उनका अपने सिस्टम होता था हाउ टू चेक कि वो जेन्युइन है कि नहीं, एंड ऑल दिस थिंग्स. सो धीरे धीरे आई गॉट इन्वॉल्व इन कम्युनिटी सर्विस. वहाँ पे एक यूनाइटेड वे करके काफ़ी अच्छी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, लाइक रेड क्रॉस सो टू से. वहाँ पे दे यूज टू डू अ लॉट ऑफ फंड रेजिंग फॉर ऑल द NGOs इन द ग्रेटर टोरंटो रीजन. जैसे हमारा NCR है, वहाँ पे GTA बोलते हैं. तो वहाँ पे उनके साथ काम किया. तो धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ गया कम्युनिटी सर्विस में. आई कुड सी पीपल हु आर इन्वॉल्व इन डूइंग समथिंग फॉर द कम्युनिटी और डूइंग समथिंग फॉर द अदर पर्सन. वहाँ से थोड़ा इंटरेस्ट शुरू हुआ. आप एक प्रोटेस्ट में भी शामिल हुए कनाडा में? हाँ जी. प्रोटेस्ट इंडिया अगेंस्ट करप्शन 2011 अन्ना हज़ारे. तो अगेन कीड़ा था. शुरू से ये था कि इंडिया के अंदर कई सारी चीज़ें हैं जो सही नहीं हैं. देश के लिए प्यार बहुत था, तो ये भी होता था कि चीज़ें सही होनी चाहिए. जो भी चीज़ सही नहीं है उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, या फिर एटलीस्ट यू शुड ट्राई टू डू योर बिट दैट यू कैन टू ट्राई एंड इम्प्रूव इट. अन्ना हज़ारे वाला मोमेंट आया. एंड अगेन बहुत सारे लोग होते हैं यार, ठीक है क्या करना है. आई वॉज लिटिल मोर इंटरेस्टेड. तो एक इंडियन हाई कमीशन है वहाँ पे. एम्बेसी तो ऑटोवा में थी, टोरंटो के अंदर इंडियन हाई कमीशन थी. वहाँ पे द इंडियंस ऑफ दैट एरिया, टोरंटो के पास, दे हैव स्टेज्ड अ प्रोटेस्ट. ऑल ओवर द वर्ल्ड दिस वाज हैपनिंग. टोरंटो में भी हुआ था. सो टोरंटो में जो हुआ था, आई वाज पार्ट ऑफ दैट एज वेल. सो अगेन द सेम थिंग. उस टाइम पे करप्शन वाज इन द हाईलाइट. न्यूज़ में सुनाई देता था बहुत सारा एंड ऑल दोज थिंग्स. मैं शायद 7th क्लास में था उस टाइम. हाँ जी. और हमें भी बोला गया कि अन्ना हजारे आंदोलन में रैली जा रही है, उसमें शामिल होना है. तो आप कनाडा में कर रहे थे? हाँ, मतलब इट डजंट. अब कनाडा में रहने का मतलब ये नहीं कि आप इंडियननेस से जुड़े नहीं हो. आप हमने अगर इंडिया अगर क्रिकेट जीत जाता था, वर्ल्ड कप बीच में जीता था, तो उसके अंदर फिर हम झंडा लेके गाड़ियों के ऊपर लगा के घूम रहे होते थे. अच्छा. राइट. वहाँ पे एक स्ट्रीट है, जेरार्ड स्ट्रीट, वहाँ पे सारी इंडियन स्ट्रीट होती थी. वहाँ पे सारा फंक्शन करते थे. तो मतलब वी वर ऑल इन्वॉल्वड इन द थिंग्स दैट यूज्ड टू अफेक्ट अस और वी यूज्ड टू बी अटैच्ड टू. तो दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स पर्सनली दैट वाज यूज्ड टू अफेक्ट मी, कि अगर कुछ सही नहीं है तो यू शुड रेज योर वॉइस. आज की डेट में शायद लोग कम कर पाते हैं. तो उस टाइम पे हमने ये किया था. तो आज तो अन्ना हजारे जैसा आंदोलन करना भी टफ है, जेल में डाल के जाओगे. हाँ, वेरी अनफॉर्चुनेट बट ट्रू. सिचुएशन चेंजेस. हाँ, and it's not good. I think it's not good for democracy. Absolutely. It's not for good for मतलब well-being of country. जी. Because आंदोलन ही तो एक जरिया है अपनी आवाज को रखने का. जी. और किसी भी चीज को सही या गलत कहने का. बट आप वही छीन ले रहे हैं, फिर कैसे बताया जाएगा? Absolutely. So मतलब जब कमिंग बैक टू दिस थिंग कि अच्छा ठीक है, वो अन्ना हजारे वाला मोमेंट था और 2012 में मैं यहाँ पे वापस आ गया. देन आई वाज पार्ट ऑफ द निर्भया के टाइम पे जो एजिटेशन था, आई वाज पार्ट ऑफ दैट एज वेल. आज आप 2012 दिल्ली आ गए थे? 2012 जनवरी में मैं दिल्ली वापस आ गया था. निर्भया केस 2012 दिसंबर में हुआ था. आई वाज नॉट इन द कंट्री व्हेन इट हैड हैपेंड. आई वाज समवेयर एल्स आउटसाइड फॉर सम वर्क. वापस जब मैं आया था तब तक ये इट वाज एक्सप्लोडिंग, द एंगर एंड आउटरेज. So, मैं दिल्ली में नहीं था उस समय, तो आप थोड़ा सा बताएं कैसा माहौल था उस समय दिल्ली में? So I was not in Delhi either. I was in Kuala Lumpur, and वहाँ पे होटल में जब मैंने न्यूज़ देखी था I was shocked.
And when I moved back to a couple of days later, I came back to India and it used to really bother me. हाँ, very interesting. पिताजी पुलिस में हैं, अच्छा, आप प्रोटेस्ट कर रहे हो स्ट्रीट में और पुलिस वाले आपको रोक रहे हैं प्रोटेस्ट करने से। तो घर में एक बहस के क्या करोगे, कौन जाता है ऐसे, दिस इज नॉट गुड। तो वहीं पे मेरी बहन खड़ी थी। आई थिंक my nephew was just born in 2011, तो she was taking care of the small baby. Like क्यों, सही तो कर रहा है, क्या गलत है, देखो गलत हो रहा है, you should you know raise your voice and all that। भाई तू जा, तू नहीं होता, तू, मैं अगर जा सकती तो मैं भी तेरे साथ चलती। she couldn't go, so I alone took a metro, went to India Gate। मैं अकेला था मेरे फ्रेंड सर्कल के अंदर, मैं अकेला वहाँ पे गया हूँ, किसी को नहीं जानता था। बट आप इंडिया गेट से, और कुछ प्लान नहीं था, एटलीस्ट नॉट दैट आई न्यू ऑफ, इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक लोग चांट करते जा रहे हैं, वी वांट जस्टिस एंड ऑल दिस थिंग्स। एंड यू नो जब नारेबाजी करते हैं ना, जो एक बंदा जो बोल रहा होता है, यू कंटिन्यू फिनिशिंग इट ऑफ, सो एक कॉमराडरी वहीं पे बन जाती है कि यू नो यू पार्ट ऑफ समथिंग टुगेदर। करते हुए हम गए राष्ट्रपति भवन तक, वहां पे अब ये नहीं पता करना क्या है, हम तो बस पहुंच गए थे वहां पे हल्ला करने के लिए कि गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। हमें नहीं पता कि क्या होना चाहिए, हाउ टू फिक्स इट, वी डोंट नो, बट अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स वर देयर। मेरी यूट्यूब के ऊपर मैंने एक छोटा क्लिप भी लगाया था व्हेन आई वाज देयर। सो हम ऐसे रश करते हुए बैरिकेड्स लगाए, बैरिकेड्स लोगों ने तोड़ दिए। आप इंडिया गेट, भीड़ उस समय इतनी थी कि उसे इतनी ज़्यादा थी वहाँ पे, 10,000 बच्चों से ज़्यादा था बहुत। तो इंडिया गेट इट वाज कि हम इंडिया गेट में मिलेंगे। इंडिया गेट पे जाके कुछ प्लान नहीं था, वहाँ से शुरू हुई एंड राष्ट्रपति भवन चलेंगे। करते 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 आप राष्ट्रपति भवन पहुँच गए, जहाँ पे बीच में एक चौराहे के अंदर रेड लाइट थी, पूरा भर गया था वहाँ पे। वो सारा हो गया, उसके बाद वहाँ पे वो सेक्शन 144 लग गई, क्राउड को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे वाटर कैनन्स हो रहे हैं, टीयर गैस हो गई। एंड तब पिताजी का फोन आता, बेटा देखो अब इट इज़ इलीगल, नाउ यू शुड कम होम। एंड बाय दैट टाइम आई हैड कम बैक होम एज वेल, तो मैं वापस आ गया था। बट देन कंटिन्यूड ऑन टू गो टू जंतर मंतर। वहाँ पे कुछ भी नहीं होता था, लोग बैठे हैं, कैंडल हैं, कोई गिटार लेके अपने गाना वाना कर रहा है, यू नो देशभक्ति के और थिंग्स विच आर रॉन्ग। मैं किसी को नहीं जानता था, लेकिन फिर भी मैंने डिसाइड किया कि मैं हर संडे को वहाँ पे जाऊँगा। क्या था जो खींच रहा था उस तरफ? यार एक एहसास है कि गलत हो रहा है देश के अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए। यार एक यंग लड़की के साथ ऐसा हो जाता है, इट्स ए शेम ऑन द कंट्री। यू नो अगर आप आज की डेट में जो भी नेशनलिस्ट बनते हैं और जो एंटी नेशनल की बातें करते हैं, इससे बड़ा एंटी नेशनल क्या हो सकता है कि अगर कुछ गलत हो रहा है देश के अंदर और आप उसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हो। It's shameful. I've lived in a country where I was a minority. ठीक है, I was coming from another country. मुझे याद है एक टाइम पे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, एक बुढ़ी आंटी और एक बच्चा है, आंधी टाइप मौसम था। एंड दे वर नॉट इंडियंस, इंडिया से नहीं थे, आई डोंट नो हु दे वर। आई हेल्प देम गेट टू वन प्लेस टू अनदर। कनाडा की बात कर रहे हैं? हाँ, आंटी जी बुढ़ी थी, 80 साल की होंगी। She thanked me a lot. I feel it is your actions that make or break you, and also it is your action. मैंने पढ़ता ज़्यादा नहीं था, लेकिन मुझे आज भी याद है एक हिंदी की कहानी थी, वो तीसरी चौथी क्लास में, 5वीं क्लास में होगी, जिसके अंदर एक इंडियन जापान जाता है और वो वहाँ पे वेजिटेरियन होता है। एंड वो ट्रेन में बैठा है और जाते जाते ना वो कोई जापानीज़ होता है जो सुन लेता है कि अरे ये भूखा है, इसको भूख लग रही है, यहाँ पे वेजिटेरियन खाना नहीं मिल रहा। तो जापानीज़ कहीं से जाके केले वेले कोई फ्रूट्स लेके आता है, उसको देता है। व्हाट इज दिस जापानीज पर्सन डन टू दिस इंडियन? वो 50 लोगों को जाके बोलेगा यार जापानीज लोग बड़े मददगार होते हैं। एक एक्शन आपने जो किया आपकी कंट्री के बारे में एक इमेज देता है, रिप्रेजेंट्स द होल कंट्री। आपकी कंट्री के अंदर एक बच्चे को, एक औरत को, एक लड़की को अगर ऐसा क्राइम हो जाता है एंड यू डोंट डू एनीथिंग अबाउट इट and you're silent, sends a very wrong message to the world. What is India? India's daughter क्या कर रहे हैं? और ये सिर्फ उस इंस्टेंस के लिए नहीं है। Anything that you love about the country, if you cannot do something about it, then you're failing your country. काय का patriotism? I think वो a lot of people ask me तुम कनाडा छोड़ के क्यों आ गए? Everything was going well for you. मैंने कहा पेट्रियोटिज्म थोड़ी ज़्यादा आ गई थी, स्वदेश थोड़ी ज़्यादा देख ली थी, राइट। सो माई ओनली थिंग इज पैशन है,
पता नहीं कहाँ से आया, शायद दादाजी से आया, शायद पिताजी से आया, आई डोंट नो वेयर इट केम फ्रॉम. और मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई वाज सराउंडेड बाय very loving and strong women in my life. They gave me the courage to respect women and not to stand up for bullshit that happens. चाहे वो मेरी माँ थी, चाहे वो मेरी 2 बहनें थी, शायद other girls involved in my life, right, you know. So those things. इंडिया वापस आ गए जी. फिर क्या करना था वापस आके? पता नहीं था क्या करना है, वापस आ गए थे बस. अच्छा, वापस आ गए तो ये भी थे कि जॉब करने का मन नहीं था. जॉब का कल्चर वो यहीं पे कि अब बॉस तो गाली गलौज कर देता है यहाँ पे, वहाँ पे हम बेचारे अपने सीईओ को फर्स्ट नेम से बुला रहे हैं. तो मतलब वर्क कल्चर इज़ वेरी डिफरेंट, सो ऑब्वियसली आई कैन नॉट एडजस्ट टू दैट. तो मैंने कहा ये तो यहाँ पे हमसे तो ना हो पाएगा जॉब यहाँ पे. तो शुरू के अंदर 1-2 चीज़ें सोची, करी, बिजनेस करने की सोची. कज़न को कुछ एक सिक्योरिटी इंडस्ट्री में कुछ सेटअप कर रहा था, फैमिली बिजनेस था, उसको हेल्प किया. देन फाइनली डिसाइडेड दैट यू नो व्हाट, आई वांट टू स्टडी लॉ. आउट ऑफ द ब्लू हम लाइक यू नो दैट्स वन प्रोफेशन. अगर मैं 2-3 प्रोफेशंस की अगर हम बात करें, जैसे डॉक्टर हो, अगर आप एक डॉक्टर हो और आप किसी की मदद करना चाहो, गरीब आदमी की, आप बिना पैसे लिए उसका इलाज कर सकते हो आपके हाथ में, राइट. यू कैन हेल्प इम्प्रूव द सोसाइटी लाइक दैट. वकील का भी यही हाल है. जुडिशियल सिस्टम इंडिया इज़ नॉट वेरी ईजी, वेरी डिफिकल्ट. तो आई थॉट दैट यू नो वकालत पढ़ते हैं. पार्टली इसका एक और रीज़न था. मेरे को शुरुआत यहाँ से हुई थी कि अच्छा पिताजी आज पुलिस में हैं तो कोई पंगा नहीं लेता, कल को जब रिटायर हो जाएंगे तो क्या होगा, सारा यू नो ग्राउंड रियलिटीज आ जाएंगी. तो अगर कोई घर के बाहर एडवोकेट का साइन लगाता तो फालतू में पंगा नहीं लेता. तो एक दोस्त ने तो ये बोला, मैं कहा ये भी अच्छा आइडिया, कर ले. मैंने कहा वो चीज़ भी है, दिस नो डाउट अबाउट इट, बट मोर अबाउट द फैक्ट दैट यू नो यू कैन हेल्प द नीडी. आप किसी गरीब इंसान का केस अगर ठीक से लड़ लो, इंसाफ दिलाने की कोशिश करो, और आप उससे पैसा ना चार्ज करो, आपके ऊपर है, right? Charge the people who have the money and not charge the ones who don't have the money. So प्रोफेशन ऐसा चूज किया जिसके अंदर मैं किसी की मदद कर सकता था. शुरू में ये नहीं था कि प्रैक्टिस करूंगा, बट बाय द टाइम 2nd and 3rd year happened, I wanted to, so I studied in Delhi University, faculty of law. That was also a great experience. And वो कर रहा था, साथ में NGOs चला रहा था. So I had started an NGO. हाँ, आपने पूछा, I don't know whether I mentioned yet or not. When I came here, I started an NGO. So on my 30th birthday, I wanted to do something different. Again, send a message कि पार्टी तो सभी करते हैं यार. 30 साल तक हम अपने बर्थडे पे पार्टीज करते आए थे, चाहे वो केक कटे, चाहे दोस्तों के साथ दारू पीने जाओ, चाहे कुछ हो, राइट. whatever way that you celebrate your birthday, but you could always do it for yourself. This time I wanted to do it for somebody else. So one of my friends in Canada, he was a Pakistani and he had donated blood and he had put it on Facebook at that time. I was very impressed. मैंने कहा यार, that's on his birthday he donated blood. So Facebook पे मैंने देखा, I was very impressed. मैंने कहा very inspiring. 30 साल का हो चुका था, मैंने आज तक कभी किसी को ब्लड दे के हेल्प नहीं की थी. Not that somebody asked me and I said no, but किसी ने पूछा ही नहीं, मैंने किया नहीं. मैंने कहा यार, let's try and do something different. There is so much of shortage of blood, whether it's organs, whether it's blood or whatever. मैं अपना बर्थडे पे आई डिसाइड टू ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप. एंड जितने भी दोस्त यार थे, फैमिली, फ्रेंड्स, डैड के फ्रेंड्स, आई सेड यू नो प्लीज़ कम टू माई बर्थडे, खाना वाना मैं अरेंज कर रहा हूँ, बट वन रिक्वेस्ट, इंस्टेड ऑफ गिफ्ट यू डोनेट ब्लड. तो 70 लोगों को हमने कन्विंस किया टू डोनेट ब्लड. इट वॉज फीचर्ड इन हिंदुस्तान टाइम्स एज वेल. सो स्टार्टेड फ्रॉम देयर. मॉम का बर्थडे आया, देन देखा कि कई लोग हैं जिनके पास कबर्ड के अंदर कपड़ों की जगह नहीं है, बिकॉज शॉपिंग पे शॉपिंग हो रही है. कई लोग हैं जिनके पास सड़क के ऊपर कपड़े पहनने के लिए नहीं है. सो यू नो द हैव्स एंड हैव नॉट्स को बीच में लिंक करने का, ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम बहुत है हमारे देश में. यू जस्ट हैव टू हैव अ इंटेंशन और द विल पावर टू ट्राई एंड फाइंड सोल्यूशंस. सो वो कनेक्ट किया, यहाँ से कपड़े लिए इन नाइस वे. वी डिडंट नो किसको करूँ, किसको दूँ, कहाँ दूँ. देन डिड रिसर्च. गूंज एक बड़ी अच्छी NGO है, उनको हमने कपड़े कलेक्ट करके दिए. फिर ऐसे एक अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन जो गाड़ी के पीछे लगा था, बिना वजह तो कुत्ता भी नहीं भौंकता, वो वाला, उनका एक वृद्धाश्रम है, उनको डोनेट किया. सो द आइडिया वॉज नॉट टू क्रिएट एन NGO कि अच्छा आई विल बी रिकग्नाइज एज समबडी डूइंग वेल. आई एम लाइक NGOs हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेट्स ट्राई एंड सपोर्ट देम. करते करते फिर आगे की गाड़ी वो व्यापार की तरफ या पर्सनल लाइफ की तरफ भी बढ़ रही थी, तो कैसे था? नहीं, by 2014 I got married. I was very lucky to find a
very nice girl, you know, and then got married, and then all these things पीछे बैकग्राउंड में चल ही रही थी. प्रोफेशन में आ गए थे, NGOs का चल रहा था, तो started practicing as well. तो NGO के काम के अंदर बढ़ते बढ़ते the next thing which was different than blood donation, clothes donation, tree plantation and a few other things that we were doing, 2017 में आते आते MCD का इलेक्शन था दिल्ली जी. तो आई रिमेंबर अगेन वही कीड़ा था कि समाज को सुधारना है, सुधरेगा कैसे, अपने आप तो सुधरेगा नहीं, वी शुड डू समथिंग, पॉलिटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड टेक एक्टिव इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, कम से कम आप वोट करो. आज की डेट में भी इट्स वेरी सैड कि हमारे देश के अंदर ऑन एन एवरेज 60% वोटिंग होती है, राइट. तो मैं अपने दोस्तों को बोलता था नहीं वोट करना चाहिए, दिस एंड दैट. आधे से ज़्यादा लोगों को, स्पेशली यंगस्टर्स हैं, मिडिल क्लास है, वेल टू डू हैं, वो तो इंटरेस्ट ही नहीं लेते इस चीज़ के अंदर. ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जब वोट डालने की बात आती है तो ही किसको दें. पहली चीज़ तो ये है कि लोगों को इंटरेस्ट नहीं है. हाँ. दूसरी चीज़, जिसका इंटरेस्ट है, क्वेश्चन इज किसको दें. आप जब भी इलेक्शन होता है मीडिया कवर करती है. मीडिया में फॉर एग्जांपल जब तक सोशल मीडिया नहीं आई थी तो आपको न्यूज़पेपर वाले आप खोलोगे तो आपको हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आपको कुछ कैंडिडेट्स के बारे में बताएंगे. वो यूजुअली क्या करेंगे, जो मेजर लीडिंग पार्टीज है उन्हीं को कवर करते हैं, अच्छे से अच्छा न्यूज़पेपर. मैन उनकी अपनी लिमिटेशन है, सबको नहीं कर सकते. सो यूजुअली अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली के अंदर पहले क्या होता था, कांग्रेस एंड बीजेपी. अब अगर बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी भी आ गई, राइट. 2017 में जब इलेक्शन हुआ, मैंने अपने दोस्तों को बोला वी शुड वोट. दे सेड हमें नहीं पता किसको वोट करें. मैंने कहा पॉइंट बड़ा सही है. आई वेंट टू फाइंड आउट कि कौन कौन लोग खड़े हो रहे हैं. इसको फाइंड आउट करने के अंदर ही जिद्दोजहद थी. मैं 2-3 अलग अलग ऑफिसेस गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस, चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर होता है, रिटर्निंग ऑफिसर होता है, जस्ट टू फाइंड आउट कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर किन किन लोगों ने अपना पर्चा भरा है. यही नहीं अवेलेबल था. वो कहता जी इलेक्शन की वेबसाइट पे है जी, आप एफिडेविट जो आता है वो आता है. मैंने कहा आप जाके देखो, उसके अंदर 2017 का नहीं 2012 का आपने लगा रखा है. नन ऑफ दीज वेबसाइट्स आर अप टू डेट. जो अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, दे शुड अपडेट इट कि एक जगह के ऊपर जो कैंडिडेट्स हैं उनका सबका एफिडेविट यूजुअली वो डाल देते हैं, बट वो यूजुअली लेट आता है, करंट नहीं होता कि जो अभी का है वो मिल जाए. तो और वो भी एफिडेविट. अब एफिडेविट कौन इतना पढ़ने वाला है, वो एफिडेविट इज गुड फॉर लीगल पर्पसेस, बट एक लेमैन के लिए बड़ा सिंपल है. आप कौन हो, आपका विजन क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या, आप क्या करने वाले हो. सो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आप कैसे जानोगे. सो अब न्यूज़पेपर पे उठाओगे 2-4 लोगों को कवर करेंगे. देन आई ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन कौन है. फाइनली एक IAS साहब थे जिन्होंने, ही वाज वेरी हैप्पी. फर्स्ट तो पहले आपको कोई अटेंड नहीं करेगा इलेक्शन के टाइम पे, सब इतना बिजी होते हैं. मैंने उनको समझाया कि मैं ऐसे ऐसे हूँ, वकील हूँ, मैं एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ, लोगों को एनकरेज करना चाहता हूँ वोटिंग के लिए. सो दिस इज IAS ऑफिसर, ही वाज वेरी हेल्पफुल. हियर इज द लिस्ट. 10 लोग खड़े थे इलेक्शन के लिए. हम जानते थे सिर्फ 2 या 3 को. वो भी कौन लोग, जिनका एक्चुअली इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स में कि अच्छा जी कौन खड़ा हो रहा है कहाँ से. फाइनली आई सेड कि एक छोटी पार्टी भी होती है, इंडिपेंडेंट्स भी होते हैं, कुड बी ए गुड कैंडिडेट एनीवेयर. द प्रॉब्लम दैट आई फेल्ट इन द सिस्टम इज कि हमने पॉलिटिकल पार्टीज को ज़्यादा पावर दे रखी है कि उनका जिसको मन करता है टिकट दे देते हैं. आई फील इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द पीपल टू हैव अ से. तो मैंने एक तरीका सोचा कि जितने कैंडिडेट्स हैं उन सबको कांटेक्ट करेंगे. एक क्वेश्चनर बनाया बड़ा सिंपल सा, आपका बैकग्राउंड, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, आपका विजन क्या है, क्या करोगे, ये प्रॉब्लम उनको कैसे सॉल्व करोगे. सेम क्वेश्चनर टू ऑल 10 पीपल. मेड अ वीडियो, पुट इट ऑन यूट्यूब एंड क्रिएटेड अ वेबसाइट. द फर्स्ट वेबसाइट वाज कॉल्ड mcdvasantkunj.com. तो उसके अंदर ये था कि आप उस वेबसाइट पे जाओगे और आपको एक जगह पे उस कॉन्स्टिट्यूंसी के MCD के काउंसलर के कैंडिडेट जितने भी खड़ा होना चाहते हो उन सबका आपको जनरल मिल जाएगा. एक तो ये पार्ट हो गया. बिकॉज ऑल्सो द थिंग इज कि जो मेजर पार्टीज है उनके पास पैसा भी है, पावर भी है कि वो अपनी बात आगे तक वोटर तक पहुंचा सकते हैं. जो छोटी पार्टी है या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, ना उसके पास पैसा है ना उसके पास पावर है, तो वो अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे. सोशल मीडिया इज हैपनिंग, IT बूम है, वेबसाइट्स है, वी शुड यूटिलाइज दिस. सो आई ट्राई टू क्रिएट अ पेज फॉर ईच ऑफ दीज कैंडिडेट्स अनबायस्ड. मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि आप बीजेपी सपोर्टर हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी या किसी का भी नहीं हो. माई ओनली इंटेंशन इज टू इंक्रीज वोटर टर्नआउट. तो पहले इन सब की लिस्ट बना के एक जगह पे लगा दी. अब वोटर को कैसे पता चले, बिकॉज आई वॉज इन्वॉल्व अनदर थिंग आफ्टर कमिंग बैक हेयर, जो मैंने पहले मिस कर दी थी, कि NGOs के साथ साथ आई गॉटन इन्वॉल्व इन द कम्युनिटी एज वेल. आई वॉज द यंगेस्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ एन RWA इन वसंत कुंज इन 2013. I became part of the RWA, and then I was involved with the RWAs as well.
सो यूटिलाइज दैट प्लेटफॉर्म, क्योंकि मेरे जितने भी कनेक्शन थे मैंने उन सबको बोल के एक बैनर प्रिंट कराया और हर एक कॉलोनी के बाहर लगा दिया, ताकि जब भी आप गाड़ी इन एंड आउट करेंगे बैनर पे लिखा है नो योर कैंडिडेट, गो टू दिस वेबसाइट, दैट्स इट। मैंने ये नहीं कहा इसको करो उसको करो, इसकी फोटो उसकी फोटो, किसी को प्रेफरेंस नहीं, अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर लगा दिया कि आप अपने आप जाके देख लो। सो दैट वाज द थिंग। एक कैंडिडेट को हेल्प हुआ अपनी आवाज़ पहुंचाने में, दूसरा वोटर को हेल्प हुआ टू नो ऑल द कैंडिडेट्स इन वन प्लेस। आप अपने नाइट टाइम अपना सब कुछ खत्म करने का डिनर टेबल पे बैठ के आप अपने 4 वीडियोस देख लो, 10 वीडियोस देख लो, और आप यू कैन मेक अ डिसीजन कि मैं किसको वोट करूं, एज कंपेयर टू हवा के साथ बहना कि एमपी का इलेक्शन है, बीजेपी की हवा है, बीजेपी को दे दो। एमएलए का इलेक्शन है, केजरीवाल जी की हवा है, आम आदमी पार्टी को दे दो। आप हवा के साथ जाते हैं तो आप हवा ही हो जाते हैं। दिस इज व्हाट यू विल एंड अप गेटिंग फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज, हवा, एज कंपेयर टू यू स्टार्ट वोटिंग फॉर द राइट कैंडिडेट्स। आई एम नॉट सेइंग कि सारी पार्टीज ऐसे करती हैं, एंड आई एम नॉट सेइंग कि लोग पार्टीज के पास अच्छे कैंडिडेट्स नहीं हैं, बट यूजुअली क्या होता है, जो आपको भड़काने का काम करते हैं, जो आपको डिवाइड करने का काम करते हैं, वहीं पे आपको ज़्यादा अटेंशन लोगों को जाती है, सुनाई ज़्यादा देना पड़ता है, तो आप उनके प्रेशर में आके उनको कहीं पे टिकट शायद दे देते हैं, या फिर व्हाटएवर पॉलिटिकल, कोई किसी तरीके से देता है, कोई किसी तरीके से देता है। माई पॉइंट इज कि आप एज अ वोटर, इफ यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन अ कैंडिडेट एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग कि अरे यार मेरा वोट वेस्ट हो जाएगा अगर मैं एमपी वाले इलेक्शन के अंदर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को दे दिया, या फिर एमएलए वाले इलेक्शन में मैंने बीजेपी को वोट दे दिया तो मेरा बंदा जीतेगा नहीं। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि आपका वोट किसी को जिताया नहीं है, आई कम टू द लेटर पार्ट एज वेल, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मेरा वोट किसी को जिता रहा है, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हवा जिता रही है। सो उस चीज को चेंज करें, वोटर के पास पावर आए, आप सही इंसान को वोट दो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो किसी पार्टी से ना हो, इंडिपेंडेंट हो। जब आपने ये करना शुरू कर दिया, पॉलिटिकल पार्टी विल गेट एन आइडिया कि वोटर बेवकूफ नहीं है। आप किसी भी गधे को टिकट दे दोगे वो नहीं जीत जाएगा, जस्ट बिकॉज उसके पास आपकी पार्टी का सिंबल है, जो कि आज की डेट में हो रहा है। अगर वोटर स्मार्ट है, आप स्मार्ट इंसान को, एंड हर एक पार्टी के अंदर अच्छे लोग हैं, बुरे भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, आप अच्छे डिजर्विंग लोगों को कैंडिडेट बनाओ, ओवरऑल लेट द बेस्ट पर्सन विन। बट हर एक पार्टी अगर एक बेहतर इंसान को कैंडिडेट बनाएगी तो ओवरऑल सिस्टम के अंदर बेहतर लोग कैंडिडेट्स बनेंगे, जिसके अंदर से एक और बेस्ट कैंडिडेट निकलेगा। द सिस्टम विल इंप्रूव लाइक दैट। दैट इज माय ओनली। तो ये एजुकेशन पार्ट है इंसान को अवेयर करने का जी, क्योंकि जब शायद 2022 में मैंने यूपी इलेक्शंस कवर करे एंड 20 डिस्ट्रिक्ट्स मैंने ग्राउंड पे जाके कवर किए जी, एंड वहाँ पे जब हमारा सवाल होता था जी कि आप किसको वोट दे रहे हैं, तो प्रॉबेबली जो आंसर होता था वो पार्टी नेम होता, नॉट द कैंडिडेट वन। आधी जगहों में तो लोगों को कैंडिडेट का नाम भी नहीं पता होता। वो भी कैंडिडेट जो बड़ी पार्टी से हैं उनका नाम तो फिर भी पता है, जो स्मॉल पार्टी से हैं, रीजनल पार्टी से हैं, या आप कह लो इंडिपेंडेंट हैं, उनका तो अता पता ही नहीं है, क्योंकि वो शायद अवेयरनेस नहीं है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स की कमी है, और ऐसे प्लेटफॉर्म्स जनरलाइज्ड नहीं है। उसके बाद आता है कि फिर जी हवा चल रही है, जो आप कह रहे हैं कि मोदी जी की हवा चल रही है, इनकी हवा चल रही है, उनकी हवा चल रही है, हम तो इसी में जा रहे हैं। तो वो वाला पार्ट शायद वहाँ पे बहुत स्पेसिफिक होके काम करता है, जो मुझे लगता है आपने बहुत सही किया। So just again the idea was to give the power to the voters and encourage people to come out to vote. आज की डेट के अंदर अगर वोटिंग रेशियो कम है, that's also very sad. तो जब ये कर रहे थे तो खुद के मन में आ रहा था राजनीति में जाने का? उस टाइम पे नहीं, मेरे बस की नहीं थी। अगेन टू डर्टी टू गेट इनटू, कौन इन चक्करों में पड़े, एंड आई एम लाइक यू नो मैं इतना ही कर सकता हूँ, इतना कर दिया, मतलब आई यूज्ड टू कंसिडर कि मैंने इतना तो कर दिया। लोग तो घर से बाहर निकल नहीं रहे वोट करने के लिए, मैं वोट करने जाता हूँ बट और लोगों को एनकरेज भी कर रहा हूँ। बट इससे ज़्यादा आई थिंक प्रैक्टिकली मेरे लिए उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था कि 2016 के अंदर मेरी वकालत खत्म हुई थी। आई वॉज बिजी इस्टेब्लिशिंग माई प्रैक्टिस, सो दैट टाइम वॉज नॉट प्रैक्टिकल फॉर मी टू थिंक अबाउट पॉलिटिक्स। क्या सर्कमस्टांसेस रहे कि 2022 में चुनाव लड़ना पड़ा? 2-3 चीज़ें थी। एक, प्रैक्टिस थोड़ी बहुत सेटअप हो चुकी थी। दूसरा, एक और रियलाइजेशन था कि आप एनजीओ के थ्रू कितना ही काम कर लीजिए, लेकिन जब तक आप कीचड़ में घुसेंगे नहीं तब तक आप कीचड़ को साफ नहीं कर सकते, नॉट फ्रॉम अ डिस्टेंस। विद दैट थॉट आई सेड यू नो, अगर सब लोग जिनका अगर कुछ अच्छा विजन है या वांट है, कुछ डिज़ायर है कि बेहतर हो, और सब लोग साइड में ही खड़े होकर बोलते रहेंगे कि बेहतर हो बेहतर हो बेहतर हो, बट मैं खुद नहीं जा सकता बिकॉज इट्स टू डर्टी, टू करप्ट, यू नो, इट्स नॉट सेफ, जो भी है,
for whatever reason. So everybody, all the good people will just be standing on the side. And by default what will happen, all the bad or whatever stuff is there, right? वही लोग अगर रह जाएंगे तो आप क्या कर रहे हो? उसी में से बेस्ट ऑफ द लॉट क्या कर लोगे आप? तो my point was that you have to get inside the system to fix the system. अगर आप उसका part हो, then I can do a lot more. With that thought, I said, you know what? I would have to sacrifice my personal time, professional time, but somebody's got to do it. So I took the plunge. And I was a candidate for the last MCD elections in 2022 as well. काउंसलर की पोजीशन के लिए इलेक्शन, कैसा एक्सपीरियंस था इलेक्शन का? ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा। कई सारी चीज़ें जो आपको सुनने में आती हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, फर्स्ट हैंड पता चल जाती है कैसा होता है। You know the reality, ground reality. Absolutely. कि क्या चल रहा है Absolutely. तो वो एक्सपेक्टेशंस की भांति ही थे कि जो सोचा था वैसा था, या उससे काफ़ी अपोजिट? देखो, सुनना और सोचना तो एक चीज़ होती है, बट एक्सपीरियंस करना अलग चीज़ होती है। सो वेरी क्लोज टू इट। अगर आप बोले कि अच्छा इलेक्शंस के अंदर पैसा बढ़ता है या दारू बढ़ती है, तो पहले से सुनते थे, राइट? बट आई नेवर बिलीव्ड इन। मैंने कहा जब तक देखो, आप जब तक खुद यू आर नॉट द राइट सोर्स टू नो, मैं कहीं सुनी बातों पे विश्वास करना पसंद नहीं करता। आई ऑलवेज बिलीव इन द बेस्ट थिंग। अच्छा ही देखते हैं लोगों के अंदर, गो बाय द फेस वैल्यू एंड व्हाट नॉट। तो बट इसके अंदर पता चला कि हाँ, ये सारी चीज़ें होती हैं, कि डर भी लगता है, अच्छा कुछ हो सकता है, कोई कुछ कर सकता है, वो सारी चीज़ें। एंड हाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट, द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज़ सो क्रेजी कि आप एक अच्छा इंसान इसके अंदर घुसने में 50 बार ही सोचेगा और शायद घुसेगा भी नहीं, डर के मारे। बहुत सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए फॉर यू टू डू इट। व्हाट मैटर्स द मोस्ट टू फाइट अ इलेक्शन इन इंडिया? व्हाट मैटर्स द मोस्ट? क्योंकि जब मैं आपके बारे में थोड़ा पढ़ रहा था, आई गॉट टू नो कि यू आर द हाईली एजुकेटेड पर्सन इन दैट लिस्ट जो इलेक्शन फाइट कर रहे थे। जब हम एक जर्नलाइज्ड बात करते हैं कि अगर हमें देश को सुधारना है, या इफ वी वांट टू इम्प्रूव द पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ आवर कंट्री, देन वी थॉट कि हमें एक एजुकेटेड इंसान चाहिए। और रिसेंटली अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा एक स्पीच में कि हमारे देश को एक एजुकेटेड पीएम की जरूरत है ना? तो वो मुद्दा काफी आपने देखा होगा। तो एजुकेटेड तो थे, हाईली एजुकेटेड थे उन कैंडिडेट्स में, फिर भी हार जाते हैं। क्या कंडीशंस रहती हैं और जनता क्या ज़्यादा देखती है जिसे जिताती है उसमें, या एक आइडियल कंडीशंस में? सो टू थिंग्स दैट आई से। नंबर वन, जो एजुकेटेड वाली चीज़ ना, सब बोलते हैं एजुकेटेड होना चाहिए, क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, दैट इज नॉन नेगोशिएबल इन माय ओपिनियन। क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं होना चाहिए, पीरियड। उसका तो डिस्कशन करने का फायदा नहीं। एजुकेशन लेवल से कोई गारंटी नहीं है कि आप एजुकेटेड हो तो आप अच्छे पॉलिटिशियन होंगे या फिर अच्छा काम करोगे। ओके, आई वुड से कि बहुत लोग हैं जो बहुत एजुकेटेड है फिर भी बहुत करप्ट है, राइट? सो इट्स गुड टू बी एजुकेटेड, बट नॉट नेसेसरी दैट ओनली एन एजुकेटेड पर्सन कैन बी अ गुड पॉलिटिशियन। आई वॉज द मोस्ट एजुकेटेड इन द लॉट, तो वो तो मेरे फेवर में जा रही है। हालांकि जो मैं बोल रहा हूँ इट्स नॉट नेसेसरीली कि नहीं इसी बेसिस पे मुझे वोट दो। आई एम नॉट सेइंग कि आप मेरे एजुकेशन के बेसिस पे मुझे वोट दो। एक अकेली चीज डिसाइड नहीं कर सकती, राइट? एजुकेशन इज वन, background is another one, experience is another one, and the most important is your intention and your willpower and your vision. पहली तीन से ज़्यादा वो तीन ज़्यादा ज़रूरी है। आप एजुकेटेड नहीं हो लेकिन आपका विल पावर है। गंदगी अगर आपके सामने है, आप एमसीडी की बात करते हैं, यू डोंट हैव टू बी एन एजुकेटेड पर्सन टू से कि ये गंदा है, ये साफ होना चाहिए। यू डोंट हैव टू बी एन एजुकेटेड पर्सन टू से कि गंदी चीज गंदी लग रही है और साफ चीज बहुत सुंदर लग रही है। एक अनपढ़ इंसान भी कहेगा एक साफ सुथरा पार्क सुंदर है जिसके अंदर, और एक जहाँ पे कूड़ा है वहाँ पे गंदगी है। आप ये कह सकते हैं कि अनएजुकेटेड है, या फिर एक इंसान जो एक गंदगी में रह रहा है उसको गंदगी की आदत पड़ गई है, बट दैट कुड बी ट्रू फॉर अ एजुकेटेड पर्सन एज वेल। वी कैन से इट कि हाउ टू क्लीन इट, ये आप बोल सकते हैं। ये तो एजुकेटेड के फेवर में है ना? फेवर में हो सकती है, बट आई विल से इफ वी टुक एन आइडियल कंडीशन देन, हाँ, so I would say, see, definitely education will help. I'm not saying education will not help, but I'll tell you what. I am an MBA from Canada. Okay. I'm a LLB from Delhi University. ठीक है? In that list in 2022 election में से ज़्यादा educated कोई नहीं था.
ठीक है, सबके ज़्यादातर कोई स्कूल पास आउट थे, कोई कॉलेज कर रखे थे, किसी ने पता नहीं कहाँ से कर रखा था, तो मैं क्या ही बताऊँ। मोर देन दैट, एंड मेरा MBA या LLB वॉज नॉट हेल्पिंग मी इन माई एजुकेशन, बट जो मैं रात रात को बैठ के वीडियोज़ देखता था, सोचता था कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. That is where my intention and willpower and my vision came in. जब मैं बात करता था वेस्ट की, उसको सेग्रीगेट करके कैसे आप वेट वेस्ट को कंपोस्ट बना सकते हैं और जो ड्राई वेस्ट को आप रिसाइकल कर सकते हैं, दैट इज व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट. इफ यू टॉक अबाउट इंटेंशन, देन आपको नहीं लगता हर पॉलिटिशियन का सेम होता होगा इलेक्शन में कि जी विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे? प्रॉब्लम क्या है, हमने ना पॉलिटिशियंस को बेचारों को बदनाम कर रखा है. एक ही पेंट से सबको एक ही ब्रश से सबको पेंट कर रखा है. अच्छा. सब करप्ट हैं, सब बेईमान हैं, सब पैसा बनाना चाहते हैं और खाना चाहते हैं. इसी चक्कर में अगर आप आज की डेट में आई वुड से हमारे कंट्री के बारे में 99% ऑफ द पीपल और 90% इवन इफ दे आर एक्टिव इन पॉलिटिक्स दे विल से अच्छा करप्ट है, सारे पॉलिटिशियंस करप्ट होते हैं. दैट्स द फर्स्ट लाइन दैट दे मेक. आप मुझे एक चीज़ बताओ, अगर हम पहले ही सबको ऐसे बदनाम कर देंगे तो कोई अच्छा इंसान उस करप्ट वाले पूल के अंदर कूदना चाहेगा? बिकॉज कूदने से पहले वो जीता नहीं है, उससे पहले ही वो उसको करप्ट बना दिया. अगर वो जीत गया तो डेफिनेटली वो पॉलिटिशियन बन गया, वो भी करप्ट होगा. इट्स रॉन्ग टू पेंट एवरीबडी विद द सेम ब्रश. एज फार एज विल पावर इज कंसर्न, हाँ विकास चाहते हैं, अच्छी बात है, वो तो बड़ा एक सिंपल एक डायलॉग है. इफ यू आर अ पॉलिटिशियन यू आर गोइंग टू से दिस. विकास करोगे कैसे? एग्जाम्पल दो ना. आई गिव एन एग्जाम्पल. मैं जब अपनी इलेक्शन रैलीज कर रहा था, आई सेड बड़ी बेसिक सी प्रॉब्लम है. A lot of people said you're so educated, experience है, educated है, good family background or whatever. Why MCD? MLA के लिए ट्राई कर. मैंने कहा जो मेरे को जिस चीज़ में पैशन और इंटरेस्ट है मैं सिर्फ वही कर सकता हूँ. ठीक है, मेरे को पता है कि मेरी कॉलोनी के अंदर एज एन RWA आई स्ट्रगल विद द MCD टू से कि मेरी प्रूनिंग नहीं हो रही. प्रूनिंग हो गई तो कट के रखा हुआ उसको डिस्पोजल नहीं हो रहा. अब मैंने यही चीज़ अगर एक शेडर के अंदर अगर आप वहीं पे अगर आप टहनी काट के वहीं पे शेडर में डाल के उसके वुड चिप्स बना दो और उसी को आप अपने उसी पार्क के क्यारी के अंदर डाल दो, और जब आप पानी दोगे तो अब क्यारी के ऊपर सीधा धूप नहीं गिरेगी, क्यारी ज़्यादा मॉइस्चर रहेगी, पानी कम लगेगा और वहीं पे आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ग्राउंड में जाएंगे और वो पौधे के लिए बेहतर होंगे. तो दिस इज एक चीज़ है कि मैं विकास चाहिए, राइट. एक चीज़ है कि कूड़ा खत्म होना चाहिए. कैसे? प्रूनिंग की प्रॉब्लम सॉल्व होगी कैसे? आई एम सेइंग यू हैव टू कम अप विद द सॉल्यूशन एज वेल, which I used to give a solution to every problem. So it means you failed to convey the message to your voters? नहीं, मुझे तो मेरी प्रॉब्लम पता है क्या थी. What? 2-3 things. सबसे पहली प्रॉब्लम that I started very late. आप इलेक्शन के 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले उठ के ये नहीं बोल सकते मैं इलेक्शन लड़ूंगा. इट डजंट मैटर हाउ गुड यू आर. ओके. या तो आप किसी PM या MP या MLA के बेटे हो जिसकी फैमिली को ऑलरेडी उस ग्राउंड में सब लोग जानते हैं, पॉलिटिकल फैमिली है, तो ऑलरेडी लिंक्स बने हुए. You had a background about politics. I had no background of politics. मेरे पूरे खानदान में नहीं था, राइट. पॉलिटिक्स का बैकग्राउंड नहीं था. आपके पास या तो पॉलिटिक्स का बैकग्राउंड हो कि ऑलरेडी लोग जानते हो, वो नहीं था. या तो आपके पास इतने करोड़ों पैसे हो कि आप लुटा दो कि आपके पास बहुत सारा वैसे कनेक्शंस आ जाएं, वो नहीं था. तो माई प्रॉब्लम वॉज द फैक्ट दैट आई स्टार्टेड टू लेट. सेम मेरे पास अगर ये 2 चीज़ें नहीं हैं तो उसका मैं कैसे हाउ डू आई कवर अप फॉर इट. आज आई कैन बिकम अ वेरी गुड कंसल्टेंट फॉर अ इलेक्शन स्ट्रैटेजी. अब मैं बता रहा हूँ, अगर सिंपल टिप्स बताता हूँ आपको, अगर इलेक्शन जीतना मैं आपको बताता हूँ. आप अभी से शुरू हो जाओ कम्युनिटी वर्क के अंदर. ठीक है, कम्युनिटी में हर जगह जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ पे आप जाओ. ठीक है, लोगों को अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन. Those who are planning to 100%. ये विनर इलेक्शन 101 रील बना देंगे. हाँ, मैं बताता रहा हूँ आपको. सो प्रॉब्लम को जानिए, वहाँ पे जाके लोगों से मिलिए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. बट यू हैव टू डू दिस फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स. ओके, राइट. NGO वाला काम जो आप कर सकते हैं, जो भी आपका पैशन है, पिक अप दैट. जैसे मेरा पैशन था एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ठीक है, उससे रिलेटेड, चाहे वो गार्बेज का था, चाहे वो ट्रीज का था, ऑल दीज थिंग्स यू डू दैट, राइट. उसके बाद जब आप हर जगह पता चल जाएगा ये बंदा कॉन्स्टेंटली वहाँ पे अवेलेबल है, देन somebody will have a faith कि अच्छा हाँ ये ओवरनाइट पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहता. That was the problem. I was involved in community work. People knew me. सारी RW वाले जानते थे. The other problem was कि आज भी हमारा समाज या वोटर इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत जाएगा. मेंटल परसेप्शन.
या तो बीजेपी जीतेगी या आम आदमी पार्टी जीतेगी। और अभी ऐसे राजस्थान में इलेक्शंस हुए तो वहाँ पे बड़ा दबदबा था बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का। उसकी भी वजह मैं बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। आपके पास 5 करोड़ रुपए हो और आपके पास 5 साल फ्री टाइम हो, आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत जाओगे, मेरी गारंटी है। मैं आपका कंसल्टेंट स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, आप जीत जाओगे। आप जिसकी शादी ब्याह वहाँ पे जाके गिफ्ट दे दो, किसी की कोई प्रॉब्लम हो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो पैसे से, और हर जगह विजिबल रहो। आपके पास काम धंधा नहीं है कोई, लेकिन फिर कोई, then you are not a professional. You need to dedicate. You have to dedicate your time and you have to dedicate your money, and then I guarantee you, if you have the right strategy, if you have the right willpower, if you are a good spokesperson, you can win as an independent candidate. लेकिन अगर आपके पास 5 करोड़ रुपए और 5 साल नहीं है लगाने के लिए, तो एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आप इंडिया में आज की डेट में नहीं जीत। तो आपने अपने प्रचार में दारू पैसा नहीं बांटा? बिल्कुल नहीं। ओके, जीरो। जो बांटते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? बेवकूफ हैं। सारी पार्टियां बांटती हैं, वोट तो जीतता एक ही है। आज तक इट्स सो स्टूपिड बिकॉज वोटर इस चीज में बड़ा स्मार्ट हो गया, हर एक का खा लेगा पी लेगा, लेकिन वोट जिसको देना उसी को देगा। हाँ ये जरूर है, कई लोगों ने बोला देखो फिर क्या हो जाता है, आपका एक पूल बन जाता है, क्या चलो इसका दारू तो पी थी, यू नो वोट देना चाहिए, राइट। सो कम से कम वो वाली रिसेंटली साउथ से एक वीडियो आया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कौन से स्टेट का था, बट वो दारू के साथ मुर्गा दे रहे थे जिंदा। कह रहे ये हमारी नई स्ट्रेटेजी है जी, आप सिर्फ दारू मत लेके जाओ, आप मुर्गा भी लेके जाओ साथ में। तो उसकी जगह तो मुर्गी देनी चाहिए थी। पहले अंडे देगी, अंडे खाएंगे, फिर जब मुर्गे का काम होगा जब मुर्गी खा लेंगे। That's how they are influencing to their voters. So my issue was I started late, but it's a serious issue कि politicians जो distribute कर रहे हैं in terms to get the vote. I am very happy. I lost the election, but I'm very happy that I didn't waste the money like that. मैं ये तो कह सकता हूँ, मेरी कॉन्शियंस तो क्लीन है कि मैंने ये सब काम नहीं किया। मुझे एक सिर्फ यही बात नहीं, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। मुझे मेरे कैंपेन में ये भी बोला गया था, भैया आप ये स्टिकर हर जगह चिपका दो। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी इज अ लॉ, नॉट जस्ट दैट। कैसे आप बोलोगे आपका समाज अच्छा जब हर एक फ्लायर के ऊपर आपने पर्चे 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 चिपका दिए? भाई आपका पैसा, टैक्स पेयर का पैसा है ना, जो उस फ्लाईओवर को वापस रिपेंट करने में लगेगा। व्हाट स्टुपिडिटी इज दिस? तो आपको लगता है आज के समय में उसूलों के साथ राजनीति की जा सकती है? एक्सपीरियंस के बाद तो कह सकता हूँ कि नहीं। फिर क्लीन कैसे होगी या देखो कीचड़ में कैसे उतरा जाएगा? पागलपन। ओके, आई टेल यू व्हाट, सिस्टम फिक्स होगा नहीं। हाँ, सो एक कोई मूवी देखी थी, मिल्क थी या क्या थी, एक यूएस के अंदर कुछ एक बंदा था, होमोसेक्सुअल था, एंड ही वांटेड टू फाइट एन इलेक्शन। ही फॉट इलेक्शंस फॉर प्रॉब्ली 11 टर्म्स, उसके बाद जाके वो जीता है। somehow it's related to Abraham Lincoln. नहीं, अब्राहम नहीं, हाँ तो मतलब द पॉइंट इज कि यू नो पागलपन होना चाहिए इंसान को, डेडिकेशन होनी चाहिए। मैं आई बिलीव, वो कहते हैं ना आजकल एनिमल के ऊपर कुछ आ रहा है या कुछ आ रहा है, मैं कहता हूँ बॉलीवुड के अंदर ना बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, अच्छी भी चीजें बुरी भी चीजें हैं, ठीक है। अच्छी चीजें ये है कि यू नो अब यू डोंट गिव अप, बहुत सारे आपको स्टोरीज मिलेंगी। एक कौन सी मूवी थी, एक आमिर खान की एक मूवी थी ना, वो एयरफोर्स के ऊपर थी, वो एक बंदा मर जाता है, रंग दे बसंती। अच्छा, उसके अंदर एक डायलॉग है कि कोई देश परफेक्ट नहीं होता, उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है। तो ये जो चीज़ है ना कि कैसे सुधरेगा फिर सिस्टम, ऐसे सुधरेगा कि मेरी जैसी सोच वाले जो पागल लोग हैं, राइट, वो पागल रहे। मैं अब शायद पागल नहीं हूँ, आई प्रॉब्ली हैव लेफ्ट दैट रेस, राइट, बट यू हैव टू कंटिन्यू टू बी मैड एंड क्रेजी एंड टू हैव दैट थिंग कि नहीं, हम नहीं मानेंगे जब तक हम नहीं सुधारेंगे। आप एक बार ही नहीं, आप 50 बार ही लड़ो, एंड धीरे धीरे सिस्टम विल इम्प्रूव। सो ये जो चीज़ है, whether it is about money or all these things, I feel it so can improve. Decided to left the politics and not fighting again in elections? As of right now, I would say yes, I've left it. What happens tomorrow, I don't know, because I have to be a little practical as well. As I said, I'm not from a political family. I'm not from a family which has got you know crores and crores of rupees that we can just spend. I would rather, मैंने बहुत पैसा NGO के काम पे भी लगाया, चाहे वेबसाइट बनाए 25-30 हज़ार की मैंने MCD के इलेक्शन के लिए, MP के लिए, MLA के लिए, बार काउंसिल के इलेक्शन के लिए, इन सब के लिए वेबसाइट बनाई। एक पैसा किसी से नहीं लगता, एक भी वेबसाइट के ऊपर कभी ऐड नहीं है। yourcandidate.in आज भी
पिछले एमएलए इलेक्शन की वैलिड है, आप उसको देख लें, कोई ऐड नहीं होगी उसके ऊपर। तो पैसा उस पर भी लगाया, जितनी एक्टिविटीज़ करता हूँ उसके ऊपर बहुत मेहनत और पैसा लगता है। सो आई वुड रादर इन्वेस्ट इट देयर, राइट, बिकॉज अभी कोई गारंटी नहीं है कि आप इतनी मेहनत करके, आप पहले तो आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, मेरे पास उतना होता कि लाखों करोड़ों रुपए कुछ रेंट में आ रहा है कि फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो फिर आप फिर भी कह सकते हैं कि चलो ठीक है, पैसे की कमी नहीं है। दूसरी चीज़, मान लो जिसके पास पैसे की कमी नहीं है बट पर्सनल टाइम की कमी है, यू आर मैरिड, यू हैव अ चाइल्ड, यू हैव अ कमिटमेंट, या तो आप शादी मत करो। You have a country also. हाँ, You have a country also. सो मैंने कहीं पे पढ़ा था या पता नहीं कहाँ था कि पहले आपकी एक इंसान की सबसे पहले जिम्मेदारी होती है उसके परिवार के लिए, फिर रिश्तेदारों के लिए, फिर किसी थर्ड पर्सन के लिए। इट विल बी वेरी अनफेयर टू से दैट you are only giving to your country and not thinking about the rest. It is a very fine balance. I would say, जैसे Bhagat Singh for example, sacrifices family life to say I am devoting myself to the country. Definitely. Not to say कि वो गलत था, right? But ये भी तो गलत है ना कि माँ बाप का ख्याल ना रखो बुढ़ापे में। ये भी गलत है कि आप अपनी बीवी का ख्याल ना रखो, और या तो आप उसे शादी मत करो। जब या तो उसने शादी की थी तो आप उसे ये बोलो कि भाई मैं तो अपने आप को समर्पित करने वाला हूँ देश को, देख लो तुम्हें शादी करनी नहीं करनी। अगर आप ये बोल के करते हो देन इट इज़ नॉट रॉन्ग। अगर ये बोल के नहीं करते तो इट इज़ रॉन्ग टू गेट मैरिड टू समबडी। समटाइम्स इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशंस आल्सो। एब्सोल्युटली। आफ्टर सम टाइम, जैसे आपने आज कहा कि टुमारो का अभी नहीं बता सकते, बट उस टाइम अगर मान लो मेरे अंदर अभी भी कीड़ा है, आई नो माई फैमिली नोज दिस, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रखा है, बड़ी मुश्किल से प्रैक्टिकल बनाऊं कि मैं पैसा और पर्सनल टाइम नहीं सैक्रिफाइस कर सकता आज की डेट में। हो सकता है जब मेरा बच्चा 10-15 साल का हो जाए, स्कूल ख़त्म हो जाए, मैंने अपनी जो फैमिली कमिटमेंट्स हैं, माँ बाप का ख्याल रखा हुआ है, प्रैक्टिस इतनी सेटअप हो जाएगी, सेविंग्स इतनी हैं कि अब मैं उस सेविंग्स में से अगर पैसा निकाल के अगर पॉलिटिक्स में डालूं तो परिवार को इतनी दिक्कत ना हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज शायद मैं ना कर पाऊँ, बट वंस माई चाइल्ड इज ओल्ड इनफ टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ एंड आई हैव मोर मनी so that my family is taken care of, then the rest I can say। then आज की डेट में क्या होता है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं सब कुछ ही, सेविंग्स कहाँ गई, फिर फैमिली की सेविंग्स कहाँ है, कल को हारी बीमारी अगर होगी तो कहाँ से लेके आओगे, कोई गारंटी नहीं है ना। दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट दैट इज गोइंग टू गिव रिटर्न्स, कोई गारंटी नहीं है। यू कैन बी अ बीजेपी कैंडिडेट इन अ एमएलए इलेक्शन and lose, you can be a Aam Aadmi Party candidate in a MP election and you can lose, you can be a BJP, let's put it this way, you can be a Aam Aadmi Party candidate in a MCD election or an MLA election। 70 में से आज भी 6-7 तो है ना बीजेपी के, तो वो 6-7 MLA आम आदमी पार्टी के भी हारे ना हवा होने के बावजूद, तो गारंटी तो नहीं थी किसी की। आप पैसा भी लगा दो, आप टाइम भी लगा दो, कोई गारंटी है नहीं है। तो यहाँ पे आपको पागलपन चाहिए कि मेरे को रिटर्न नहीं चाहिए, नेकी कर दरिया में डाल। कोई पार्टी ज्वाइन करने का नहीं सोचा? पार्टी ज्वाइन करने का सोचा था, इनफैक्ट पहले भी सोचा था, जब इलेक्शन लड़ने से पहले टिकट लेने का सोचा था, बट देन आई रियलाइज कि पार्टीज पैसा बहुत मांग रही थी, तो मैंने कहा हमारे पास ना है, हमसे ना हो पाएगा। बस देखो, आई बी वेरी ऑनेस्ट, अगर कोई 10-20 लाख रुपए मांगे ना, समझ आता है कि अच्छा चलो ठीक है, पार्टी चंदा है, कोई पार्टी को भी आगे इलेक्शन लड़ने समझ आता है, और उसके में अंदर मैं कह सकता हूँ ये अमाउंट तो मैं वैसे अपने एनजीओ के काम के थ्रू भी मैं कम्युनिटी सर्विस में डाल देता। चलो अब अगर इसको देके मैं टिकट लेके जीतता हूँ तो कुछ अच्छा काम समाज के लिए कर सकता हूँ ऑन अ बिगर लेवल, अंडरस्टैंडेबल। वहीं पे अगर आप बोलो कि नीचे आपको करोड़ों रुपए देने पड़ेंगे, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है बट टू डू समथिंग करप्ट प्रैक्टिसेस टू रिकवर दैट मनी। छोटा अमाउंट हो तो समझ आता है। सो दैट इज माई ऑनेस्ट एंड प्रैक्टिकल आंसर। सो दैट्स वाई। तो उसके बाद पार्टी ज्वाइन करने का हाँ सोचा था, पार्टीज ने अप्रोच भी किया था, बट वो चीज़ आ जाती है दैट अभी शायद आई नीड टू एस्टैब्लिश माई सेल्फ प्रोफेशनली मोर, सेव मोर मनी फॉर द फैमिली। इसमें इन पॉलिटिक्स में नेतागिरी वाले काम के अंदर ना आपको बहुत दुनियादारी के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस संडे आफ्टरनून दैट आई कैन टेक माई सन टू संजय वन ले जा सकता हूँ, वहाँ पे वसंत कुंज में बड़ा अच्छा ग्रीन स्पेस है, वो छोड़ के मुझे किसी इवेंट को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो किसी की कोई प्रॉब्लम होगी उसको जाके अटेंड करना पड़ेगा। विच आई वुड वांट। इंडियन पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं आप? डिफिकल्ट टाइम, एंड व्हाट सैड इज इफ वी डू नॉट फिक्स इट नाउ,
ये तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी टर्म आपकी बहुत जल्दी ख़त्म हो सकती है। प्लीज एक्सप्लेन। आप नॉर्थ कोरिया चले जाओ, वहाँ पे कभी किसी को लगता है कि वहाँ के जो रूलर है वो डिक्टेटर है या बुरे इंसान है? प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज जो मैंने पढ़ा है, सुना है कि वहाँ पे शुरू से इंडोक्ट्रिनेट कर रखे हैं स्कूल टाइम से। स्कूल के अंदर आपका सुप्रीम लीडर के बारे में आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाएंगी। घरों में फ़ोटो होगी, हर जगह फ़ोटो होगी कि ये हमारे भगवान है, राइट। क्वेश्चन आपसे कोई कुछ कर नहीं सकता। आपने वो तो चलो डिक्टेटरशिप एक अलग लेवल हो गया। मान लो अगर हम चाइना की बात करते हैं, ठीक है, अगेन वेरी बिग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, कितनी जॉब्स हैं, कितनी फैक्ट्रीज हैं, लेकिन क्या हम ये नहीं जानते कि उन फैक्ट्रीज के अंदर वर्कर्स का क्या हाल होता है? ह्यूमन राइट्स के नाम पे वो कहाँ स्टैंड करती है? आप यहाँ पे ले आओ सारी फैक्ट्रीज, लेकिन आपने अपने आप को अगर एक स्वेट शॉप बना लिया बांग्लादेश की तरह या चाइना की तरह, तो हाउ गुड इज़ इट फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री? इट्स नॉट, राइट। तो अभी जो है हाल हमारा, इट्स वेरी इजी टू मूव फ्रॉम डेमोक्रेसी टू सॉफ्ट डिक्टेटरशिप, जिसके अंदर जो डिसेंट है उसकी आवाज़ बंद कर दी जाएगी, कोई नेगेटिव कमेंट नहीं सुना जाएगा, तो जो हम हैं हम ही हम हैं, तो बाहर की आवाज़ नहीं चल पाएगी। हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात होती है, कैसे देखते हो उसको? ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। मैं उस गांव से आता हूँ जिसके अंदर हम ना नमस्ते करते हैं ना हेलो बोलते हैं, हम राम राम जी बोलते हैं, ठीक है। राम का नाम कहीं पे अगर बदनाम हो रहा है तो प्रॉब्ली ये फैनेटिक्स और एक्सट्रीमिस्ट की वजह से हो रहा है। बिकॉज ये बड़ा ही एक जो हमारे रिलीजन का बेस्ट पार्ट होता था वो ये था कि बड़ा एक हम किसी के ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर नहीं डालते थे। इट्स सपोज टू बी ए वे ऑफ लाइफ, जो मेरी लिमिटेड नॉलेज बोलती है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन माई रिलीजन, बट आई एम अ बॉर्न हिंदू, दैट्स अबाउट इट। बट द पॉइंट इज कि हम किसी के ऊपर फालतू का किसी चीज़ पे प्रेशर नहीं डालते थे। हमने आज तक किसी को कन्वर्ट करने के लिए नहीं बोला ये गलत है, ये सही है। सारी चीज़ें आपके सामने रख दी गई हैं। नाउ इट इज़ राइट एंड रॉन्ग, इट्स फॉर यू टू डिसाइड, राइट। बट अब उसी चीज़ को जो अच्छी बात थी आप उसको कन्वर्ट करके, जो हम बाकी रिलीजन्स के बारे में हम मतलब जो अगर कोई किसी भी एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म में अगर आप बोल दो कि किसी रिलीजन के बारे में बोल दो कि ये गलत है, इस्लाम के बारे में है, क्रिश्चियनिटी कन्वर्जन के बारे में है, कुछ भी है, अगर आप उनके बारे में कुछ गलत बोल रहे हो तो मुझे लग रहा है कि वही तो आप अब इसमें करने की कोशिश कर रहे हो। लेट पीपल बी फ्री टू डिसाइड। जो फ्लेक्सिबिलिटी जो अच्छी चीज़ थी वही अगर आप इनसे ले लोगे तो अच्छापन तो ले लिया ना आपने। तो है, सबको अधिकार है किसका? अपना रिलीजन चूज करने का। बिल्कुल है, क्यों नहीं है, एंड वो होना चाहिए, राइट। बट मैं ये नहीं कह रहा कि उनको हक नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप अपना थॉट प्रोसेस किसी और के ऊपर इम्पोज ना कीजिए। ओके, आई लव माई रिलीजन, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, राइट, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि द गुडनेस दैट आई सी इन इट, जो अच्छी बातें मुझे उनके जो मुझे समझ है उसके बारे में, कि मेरे को आज तक किसी चीज़ के बारे में फोर्स नहीं किया गया। हम मंदिर भी जाते हैं, मैं गुरुद्वारा भी जाता हूँ, मैं तो मस्जिद भी गया हुआ हूँ, सिनेगॉग भी गया हुआ हूँ, राइट। देर आर सर्टन अदर रिलीजन जिनके अंदर प्रॉब्ली ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। को तो बोलेंगे कि आप पत्थर को ना पूजें, आप ये मत करें, आप वो मत करें। दैट इज़ वॉट आई डोंट लाइक इन दैट रिलीजन, दैट इज़ वॉट आई लाइक अबाउट माई रिलीजन, कि मेरे को कभी ये चीज़ें नहीं बोली गई। बट इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे रिलीजन के अंदर अच्छी चीज़ें नहीं है। हाँ, मेरा मानना है कि अगर आप बचपन से बड़े हुए हैं और आपको एक थॉट प्रोसेस बताया गया है तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट यू विल हैव दैट थॉट प्रोसेस। नॉट टू से कि वो लोग बुरे हैं या वो रिलीजन बुरा है। एक समय था जिसके अंदर पर्दा सिस्टम था, उस टाइम पे वो सही था, अबॉलिश हुआ बाद में। लेकिन अगर आपके पास इन्वेडर्स आ रहे हैं और अगर आपको ये डर है कि आपकी बहू बेटियों के ऊपर बुरी नज़र डालेंगे, अगर सुंदर होगी तो उसको उठा के ले जाएंगे, इसलिए पर्दा सिस्टम अगर लेके आए तो शायद उस टाइम पे सही था। डजंट मीन कि आज सही है, क्योंकि आज उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया है। आज की डेट में हमारे गांव में अभी भी पर्दा होता है, गलत है, क्योंकि अब वो शायद वो सिर्फ शर्म या इज्जत के लिए नहीं बचा। वो उस टाइम पे तो इन्वेडर से बचने के लिए था, बीच में शर्म और इज्जत का नाम दिया गया, अब वो सिर्फ दबाने के लिए। आज भी तो उसे रिस्पेक्ट ऑफ साइन ऑफ रिस्पेक्ट बना दिया ना। डिफरेंस है। आप सर पे करो, समझ आता है, चलो ठीक है, कोई ये बोल देगा कि अच्छा ठीक है जी गुरुद्वारा जा रहे हो सर कवर कर लो, घर पे पूजा है सर कवर कर लो। आप पल्लू ऊपर तक लेके आ जाओ फिर भी समझ आता है।
उसका सर झुकाना और बोलना कि भैया आप अपने जो बड़ा आदमी हो उसके सामने आप शक्ल तक नहीं दिखा सकते, क्यों भाई इतना हैवान है, वो कोई इन्वेडर है कि उठा के ले जाएगा आपको? यार ये तो गलत है ना। आप रिस्पेक्ट को नाम देके आप एक जेंडर को दबाने की कोशिश मत करो, दैट इज अ प्रॉब्लम। इज्जत नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, अरे काहे की इज्जत? इज्जत दिल में होती है, घूंघट में थोड़ा ना होती है। एंड सच बताऊं, अनदर वेरी ऑड थिंग, आप गांव में आज की डेट में चल जाओ, एंड दिस इज somebody फ्रॉम फीमेल जेंडर हैड टोल्ड मी अबाउट माय ओन विलेज। कहते काहे का तुम्हारा वो गांव की तुम बात करते हो, घूंघट की बात करते हो कि नहीं ये इज्जत है और ये वो है, यहाँ तक तो सब कुछ कवर कर लिया, यहाँ पे पेटीकोट और ब्लाउज के बीच में इतना नजर आ रहा है और ब्लाउज के अंदर क्लीवेज नजर आ रही है, वो किसी को नहीं फर्क पड़ता। इफ यू टॉक अबाउट शर्म लिहाज तो उसको भी तो थोड़ा कवर कर लो, इफ दैट इज द प्रॉब्लम। तो ये सिर्फ बोलना कि ये ढकना इज नॉट सफिशिएंट। इंसान ने शायद मायने समय के वक्त के साथ बदले नहीं है। हाँ, अनफॉर्चुनेट बट ट्रू, वो बदलना बहुत ज़रूरी हो जाता है उनको। जी। आप इंडिपेंडेंटली इलेक्शन फाइट किया आपने इस बार। जी। देश के प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी को लेके क्या थॉट है आपका? कैसे लीडर हैं, कैसे प्राइम मिनिस्टर? ग्रेट लीडर एंड ग्रेट ऑरेटर एंड in my opinion the biggest lost opportunity for India is Narendra Modi. बिगेस्ट लॉस्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लेन करेंगे जरा? एक इंसान जो इतना बढ़िया बोलता है, आप बोल के क्या कर रहे हैं? यू आर ग्रैबिंग समबडीज अटेंशन। जिसके पास इतने फॉलोअर्स हैं, दैट्स अ ग्रेट पावर टू हैव। उस पावर को अगर आप सही के लिए ना यूज करके, या तो आप किसी टॉपिक पे मौन हो जाए, राइट, इम्प्लिसिटली उसको कंसेंट दे दे, जहां पे आप इस पावर को यूज करके बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे, आप वो नहीं कर पा रहे, इज द बिगेस्ट लॉस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द कंट्री। उनके पास सब कुछ बढ़िया है करने को, इतने बढ़िया आइडियाज, स्ट्रैटेजीज, बोलना अच्छा, क्या अच्छा नहीं है? टॉयलेट बनने चाहिए, बहुत अच्छा आइडिया। किसी ने सोचा था इतना फोकस करने का टॉयलेट के ऊपर? नहीं। मैं ये नहीं कहता कि 70 साल में नहीं हुआ, अरे पीछे को छोड़ो, अब आइडियाज तो नए आ सकते हैं ना। कई बार चीज़ें होती हैं कि किसी वजह से नहीं हो पाई, बट आज आपके पास आगे बहुत अच्छी बात है। टॉयलेट्स की बात कर लो, फिर आप उसके बाद क्या कहते हैं, और गंगा जी को साफ करने की बात कर लो, आप कंपनीज की बात कर लो, स्टार्टअप इंडिया की बात कर लो, जनधन अकाउंट, जनधन अकाउंट की बात कर लो, डीमोनेटाइजेशन की बात कर लो, आप पुटिंग अ स्टॉप टू टॉपिक्स लाइक अयोध्या की बात कर लो, फिक्सिंग द इशू ऑफ कश्मीर की बात कर लो, बहुत अच्छी चीज़ें, राइट। बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या आती है? आप अगर ये टॉयलेट्स की बात करते हो, लेकिन आप उस चीज़ को एग्जैजरेट कर देते हो कि हमने इतने करोड़ों कर लिए, लेकिन आज की डेट में वो नहीं देख रहे कि आधे से ज़्यादा डिफंक्ट हो गए हैं, राइट। डिमोनेटाइजेशन इंटेंशन क्या थी? सही थी कि नहीं थी? मैं तो बोलता हूँ एक बार ही नहीं, 10 बार ही होनी चाहिए। तब तक करो जब तक इंसान थक जाए ब्लैक मनी को वाइट करता करता, इवेंचुअली ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं था, देन इट फेल्स द पर्पस। अगर आपने जनता को इतना मुश्किल कर दिया कि हर एक गरीब इंसान को लाइन में खड़ा होना पड़ा। मुझे पता है कितने लोग जानबूझ के जाके रेडी वाले से खरीदते थे, बिकॉज यू नो ऑनलाइन तो सभी ऑर्डर कर रहे हैं, उस रेडी वाले का क्या, जिसकी रोजी रोटी सारी खत्म हो गई, राइट। आप यू डिड अ ग्रेट थिंग एज अ पर्सन, आई वुड से अयोध्या वाला टॉपिक इतने टाइम से पॉलिटिकल माइलेज लोग ले रहे थे, उसको खत्म कर दिया। आई वाज वेरी हैप्पी। चाहे सही था गलत था, दैट्स अनदर स्टोरी। आई प्रॉब्ली डू नॉट अग्री विद इट कंप्लीटली, बट टॉपिक तो खत्म हुआ, गुड। सेम थिंग फॉर 370, टॉपिक तो खत्म हुआ, गुड, बट इम्प्लीमेंटेशन इज अ बिग प्रॉब्लम, राइट। उससे बड़ी प्रॉब्लम यह है, लगता है राम का मुद्दा खत्म हुआ है? नहीं, यही तो मैं उसी पे तो मैं आ रहा हूँ। उससे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं नाइव तरीके से ये सोच के बोलूँ कि अयोध्या का टॉपिक खत्म तो हुआ, चलो अच्छी बात है, फिर आपने कोई और मस्जिद उठा ली जी, यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, so now it's become never ending. So now you start doubting intention, whether it was demonetization, whether it is Ram Mandir, whether it is Kashmir का topic. Kashmir तो I would say still better of the lot.
हाँ, इम्प्लीमेंटेशन इज डेफिनेटली रॉन्ग। किसी का बस गला घोट के एक तरह से बंद करके रखना है सही कि अब सब ठीक है, सब चंगा सी, दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट करेक्ट। सो बिगेस्ट लॉस्ट अपॉर्चुनिटी इज बिकॉज मणिपुर में जो हो रहा है आपने अभी तक नहीं बोला। वैसे तो आपने मीडिया को इतना ट्रेन कर दिया है कि सब आपका गुणगान गाएंगे कि आपने रशिया और यूक्रेन का वॉर रुकवा सकते हो, लेकिन आप अपने खुद के देश के अंदर जो प्रॉब्लम हो रही है उसको ठीक नहीं कर सकते आप। क्या मजाक है। सो आई थिंक ही इज अ ग्रेट लीडर एज फार एज लीडर इज कंसर्न, पॉलिटिशियन इज कंसर्न, ही इज अ ग्रेट लीडर, बट has he done the best that he could for the country? Absolutely not. He could have done much more. मेरे को मोदी जी से दिक्कत नहीं है, बट ये है कि उनसे मेरी एक्सपेक्टेशन उस जैसे लीडर से, आई थिंक एक्सपेक्टेशन वाज मच मोर. ही कुड हैव डन मच मोर, एंड बिकॉज ही इज नॉट एबल टू डू इट, देन अगर इंटेंशन ही ठीक नहीं है तो बोलने के लिए तो हिटलर भी बहुत अच्छा लीडर था, उसके पास भी पावर थी, लीडरशिप थी, उसने भी बहुत लोगों को कन्विंस किया था. लेकिन जब वो पावर आपके पास आती है, वेदर यूज इट फॉर द गुड और द बैड, दैट इज व्हाट डिसाइड्स. You could be a good leader, but are you really good for the country? जिस जगह रहते हैं दिल्ली, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या सोचते हैं? I think start was great, intention was great. अभी भी I think अरविंद केजरीवाल जी या फिर द आम आदमी पार्टी इज बेस्ट ऑफ द लॉट, बट दे आर नॉट free from blame, right? I think कि unfortunately what has happened is जो हमारा political system है वो थोड़े practical politician बन गए, and I don't blame them. अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, perceptions बनाए जा रहे हैं कि whether it's the liquor scam या ये और वो. आप गुड़गांव जाके देखो ना, वहाँ पे आपकी क्या नाम है, बीजेपी की सरकार है, नुक्कड़ नुक्कड़ के ऊपर ठेके खोल रखे हैं, और इतने बढ़िया शानदार एकदम लाइट जगमगाती हुई, लोग इंसान खुशी से जाके वहां पे दारू खरीद सकता है, लड़कियां जाके खरीद सकती हैं, राइट? फैसिनेटिंग आउटलेट्स हैं वो, बहुत अच्छे हैं. हाँ. क्या बुरा है? यही चीज अगर दिल्ली में हो रही थी तो क्या बुरा थी? मुझे आप एक चीज बताओ, दारू बेचना बुरा नहीं है, राइट? उसके साथ जो प्रॉब्लम आती हैं वो बुरी हैं. अल्कोहल एडिक्शन, गरीब इंसान जो अपना दुख दर्द को दारू में डुबा के अपनी बीवी को पीट के पावरफुल महसूस करता है, क्योंकि दिन में उसको अमीर आदमी पीटता है या गाली देता है या फिर पुलिस वाला पीटता है, वो प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है. दारू पीना बुरा नहीं है. आप इटली में जाओ, आपको दोपहर के अंदर खाने के साथ में आपको स्टार्टर्स के साथ अलग वाइन है, मेन कोर्स के साथ अलग है और डेजर्ट के साथ अलग वाइन है, वो पानी के जैसे पीते हैं. क्या बुरा है? इफ़ यू कैन अप्रिशिएट, एज लॉन्ग एज यू कैन स्टिल बी अ सिविल ह्यूमन बीइंग एंड रिस्पेक्ट अदर्स, आप भंड ना हो जाए पी के. प्रॉब्लम वहाँ आती है. प्रॉब्लम वहाँ आती है कि यंग बच्चे अगर पहले से पीना शुरू कर दें और वो एडिक्ट हो जाए. अल्कोहलिज्म इज अ प्रॉब्लम, अल्कोहल माइट नॉट बी अ प्रॉब्लम पर से, राइट? आपको आई थिंक वेयर दे वर लैकिंग, वेदर इट वाज द प्रीवियस गवर्नमेंट, दिस गवर्नमेंट और एनी अदर गवर्नमेंट, जहाँ पे भी ये स्टेट्स के अंदर बैन कर देते हैं, वो क्या अच्छी चीज़ है? बिहार के अंदर ये दुनिया भर के ब्लैक मार्केटिंग होती है, सबको पता है, जिसको चाहिए उसको मिल जाती है, बट ये कि थोड़ी महंगी मिलती है. आप दारू बेचो, बट उसके साथ हर एक ठेके के साथ मैंडेटरी कर दो ना. वहाँ पे एक वो क्या कहते हैं, अल्कोहलिक्स के लिए एक वो अमेरिका में होता है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस होता है, और आपके जो भी एडिक्ट्स होते हैं उनके लिए तरीके होते हैं दैट यू हेल्प देम. व्हेन समबडी रियलाइजेस फर्स्ट यू हैव द रेड फ्लैग्स दैट यू नो दिस इज स्कैरी, या तो मैं ज़्यादा पी रहा हूँ, या पीने के बाद बकवास कर रहा हूँ, या फिर बदतमीजी कर रहा हूँ किसी के साथ. These are red flags. Then you realize, whether you realize, somebody else realizes, then they direct you to somebody, right? An organization which can help you with your mechanism to cope with the addiction. You should try and work on that, because addicts शायद बहुत कम है, right, compared to the number of people who drink. And at the end of the day, if you enjoy a drink and you can help support the economy in a way, कितने करोड़ों का इनको वो टैक्स आता है. कोविड में सबसे पहले ठेके खुलते थे. अरे कोविड को वो लाइन देखी थी आपने? एक 2 किलोमीटर लंबी लाइन. सो माय थिंग इज, मैं ये कहता हूँ कि दारू अच्छी चीज़ नहीं है, सिगरेट स्मोकिंग अच्छी चीज़ नहीं है, वो तो एब्सोल्युटली नो है इन माय ओपिनियन. बट इफ समबडी इज डूइंग इट, दे एंजॉय इट,
as long as it is not bad for the society. When does it become bad for the society? One, आप दारू पी के दंगा कर रहे हो, आप दारू पी के बदतमीजी कर रहे हो औरतों के साथ, आप दारू पी के अपनी हेल्थ खराब कर रहे हो. The state has invested in you as an asset. अब अगर सारे के सारे इस देश की जनता अगर सब अल्कोहलिक्स बन के अपनी हेल्थ खराब कर लेंगे तो हेल्थ सिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट. सो इट्स नॉट जस्ट वन. अगर आप तमीज से पियो तो कोई दिक्कत नहीं है. सो अगर वो परसेप्शन बनाया गया है कि अगर ये अल्कोहलिक्स वाला, आप पूछे थे केजरीवाल जी के बारे में, सो आई फील दैट दे बिकम अ प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन बिकॉज अभी तक इम्प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन इज योगेंद्र यादव जी, जो अभी तक एक्टिविस्ट पॉलिटिशियन है. आई लव दैट गाय. आई थिंक द वे ही स्पीक्स इज अमेजिंग. सिंपलिसिटी जो उनकी वो बहुत बढ़िया. एंड आई थिंक ही शुड रिमेन लाइक दैट ओनली. सो but I don't blame Aam Aadmi Party either, because अगर आपको if you want to get into the political frame in India and you have to fight with people, parties like BJP or Congress, you need to have money. Money doesn't come. आपका पास एक वेव आया था जिसके अंदर आप people आपके साथ जुड़ गए थे, चंदा भी दे दिया था. वो वेव बार बार नहीं आएगा, राइट. और आप इतने स्मार्ट नहीं है तो इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आएंगे और सारा पैसा आपके पास आ जाएगा. या फिर आप इतने स्मार्ट नहीं है कि आपको पहले पता चल जाएगा डिमोनेटाइजेशन और आपके पास आपके लोग ज़्यादा आसानी से सारा ब्लैक को वाइट कर लेंगे. सो जो भी तरीका लीगली अवेलेबल है जो लोग कर रहे हैं वो करते हैं. एक हमारे देश में भी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दैट इज़ डेमोक्रेसी, एंड उसका जो इम्पोर्टेंट और मेन पार्ट है वो ये है कि जितनी रूलिंग पार्टी अच्छी हो उतनी ही स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना चाहिए. वेरी ठीक है. अभी 2024 में लोकसभा इलेक्शंस हैं, तो आप अपोजिशन को रूलिंग पार्टी के आगे क्या स्ट्रॉन्ग पाते हैं, पहला क्वेश्चन. दूसरा इसी में कि आपको क्या लगता है पूरे अपोजिशन में ऐसा कौन सा फेस है जो नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हो सकता है. सो पहला क्वेश्चन कि इज द ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग इनफ. अनफॉर्चुनेट बट इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग एट ऑल. प्रॉब्लम है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना बैगेज होता है. अभी जो अलायंस भी बन रखी है, आई किड यू नॉट, अगर अलायंस अपने फ्रैक्चर्स दिखाने के बजाय अपनी यूनिटी दिखा दे, आई गारंटी यू देश के अंदर बदलाव आ जाएगा. बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर स्टिल नॉट हैप्पी. जो लोग वोट कर रहे हैं वो खुश नहीं है. जो आज की डेट में गवर्नमेंट को वोट कर रहे हैं वो कहते हैं किसको करें नहीं तो. और फिर वो भी आइडिया है ना, मेरा वोट वेस्ट हो जाएगा. तो बहती गंगा में सब अपना योगदान डालना चाहते हैं, चलो हमने भी आपको जिता दिया. हालांकि उनको दे आर नॉट हैप्पी विद दैट. कहीं पे जब इलेक्शंस आए थे, अरे तेरी मोदी तुझसे बैर नहीं, इसकी खैर नहीं टाइप्स. लाइक मतलब इतनी जगह हैं. आप बीजेपी सपोर्टर्स को ले लो, आप उन्हीं से पूछ लेना, राइट. एंड आई एम नॉट सेइंग कि बीजेपी पूरी खराब है या उनके लीडर्स खराब हैं. देयर आर सम ऑफ देम दैट आई रियली एडमायर. अरुण जेटली जी वाज अ ग्रेट लीडर, सुषमा स्वराज जी वाज अ ग्रेट लीडर, आपके नितिन गडकरी आई रियली एडमायर. देयर आर पीयूष गोयल जी इज आल्सो डिसेंट लीडर. देयर सो मेनी गुड लीडर्स व्हिच आर देयर, बट अनफॉर्चुनेटली उन गुड लीडर्स आज की डेट के अंदर जो सेंस दैट इज देयर इज दैट नोबडी इज एबल टू वॉइस देयर ओपिनियन आइदर. अब आपने अगर एक साइलो बना लिया, आप उसको डिसेंट कभी किसी की बुरी चीज़ सुनोगे ही नहीं अपने बारे में. सब आपके सामने कौन होंगे, वही लोग जो आपके हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी. तो इवेंचुअली क्या होगा, आपको कोई गलत काम कर रहे हो या डिसीजन ले रहे हो, वो आपको कोई करेक्ट करने वाला होगा ही नहीं. तो बाय डिफॉल्ट आपका ही बन जाएगा. एनीवेज, क्वेश्चन आपका था ऑपोजिशन के बारे में. ऑपोजिशन इज नॉट स्ट्रॉन्ग, विच इज़ अनफॉर्चुनेट. It is their own doing and the doing of the beast by its nature that political parties अपने बारे में ज़्यादा सोच रही हैं. That's a problem. आज भी अगर ये अपने differences हटा के साथ आ जाएं तो I think they will be in a much better position to take on the leading party. But opposition is not very strong for that reason. That being said, अगर इंडिया अलायंस की बात करें, इनके अंदर जितनी पार्टियां हैं, स्टिल मेजर पार्टीज इन डिफरेंट स्टेट्स कंपेयर टू एनडीए, वेयर मेजॉरिटी. जब उन्होंने इंडिया अलायंस किया उसी टाइम पे, उसी डेट पे अपनी एनडीए ने अलायंस किया था, उसके अंदर इतनी पार्टीज थी जिन्होंने आज तक किसी का नाम ही नहीं था. छोटी छोटी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रखी है जिनको कोई शायद जानता नहीं है. सो एज फार एज दैट थिंग इज कंसर्न, यहाँ पे हवा ज़्यादा है कि 24 के अंदर भी मोदी जी आएंगे. आई किड यू नॉट, अगर इंडिया अलायंस अपने इशूज सॉर्ट आउट कर ले. Is there any face who can stand in front of Modi? मैं कह रहा हूँ कोई फेस की जरूरत ही नहीं है. क्यों? इतने बड़े पोजीशन के लिए अगर कोई फेस नहीं होगा, इंसान किसको वोट करेगा? आप सिस्टम को वोट कर रहे हो. बट बीजेपी इज टोटली. मुझे आप एक चीज बताओ, अगर ये सिर्फ फेस का ही काम होता, देन व्हाई डू वी नीड अ कैबिनेट? तो एक ही बंदा सारी मिनिस्ट्री चला ले. बीजेपी इज फाइटिंग टोटली इन द फेस ऑफ मोदी. वही तो मैं कह रहा हूँ.
इफ द पॉइंट इज कि एक ही इंसान ने चलानी है गवर्नमेंट या देश, तो वो तो डिक्टेटरशिप है ना। आप हर जगह स्टेट में भी जाके, आप कई बार स्टेट के आपके पास कितने इनके इलेक्शंस होते हैं, वहां पे फेस का क्या होता है? वहां पे तो फेस नहीं होता इनके पास, फिर भी मोदी जी आ जाते हैं। वो बात अलग है कि पोस्टर चेंज हो जाता है, जब अगर हार जाते हैं तो उसके ऊपर नड्डा साहब का फोटो लगा देते हैं। But it's going to be a weakness of the position in India 100% if they have no any face in their alliance. I don't think so. I think it's just a thought कि अगर फेस नहीं है तो वीकनेस है। I feel the idea is the election system that we have doesn't start with मैं एक बंदे को पकड़ूं, वो अमेरिका है from what I understand, कि आपने डेमोक्रेट या रिपब्लिकन का एक फेस चुना एंड देन आप उसके बेसिस पे वोट कर रहे हो। यहाँ पे क्या है, एंड दिस इज वेयर आई कम बैक टू माई ओरिजिनल पॉइंट दैट आई वाज सेइंग, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट द फेस, आई केयर अबाउट माई रिप्रेजेंटेटिव। आई एम नॉट इन, कहाँ पे मोदी जी कौन से वाराणसी के, कहाँ के? वाराणसी मैं वाराणसी का रेजिडेंट नहीं हूँ। वो वाराणसी वाले बोले कि मोदी जी मेरा फेस है। मोदी जी मेरा फेस नहीं है। इन द अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन माई फेस इज गोइंग टू बी माई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम माई कॉन्स्टिट्यूएंसी। बट एक्चुअली देयर इज अ प्रॉब्लम, बताइए। जो इंडिया अलायंस है उसमें सारे रीजनल लीडर्स हैं जो अपने अपनी आइडियोलॉजीज के साथ स्ट्रांगली खड़े होते हैं। इफ आई एम गोइंग टू वोट टू इंडिया अलायंस, आई वांट टू नो टू हुम आई एम गोइंग टू वोट, जो उस आइडियोलॉजी के साथ पीएम के फेस पे होगा या पीएम की पोजीशन पे होगा। और अगर मेरे को ये क्लैरिटी नहीं है कि इतने सारे लीडर हैं, ममता बनर्जी इज देयर, नीतीश कुमार इज देयर, अरविंद केजरीवाल इज देयर एंड उद्धव ठाकरे इज देयर, बहुत सारे, शरद पवार वगैरह सब सारे, तो मेरे को क्लैरिटी नहीं है कि कौन पीएम बनने जा रहा है, तो मैं कंफ्यूज ही रहूंगा। ओके, वेरी सिंपल आंसर इज for me as a personal thing, PM face is not that important. Okay. Right? For me what is more important, आपने कहा कि कौन बनने वाला है, ideology differences है, I say which is not true. I think what I see in India alliance, whether all of them are there in this definition or not, but majority of them can say that we are trying to stand with democracy, so to say. और आज की डेट में, हालांकि आई थिंक जब वो पावर में आ जाए तो शायद डिफरेंट बात करें, दैट्स अनदर स्टोरी, बट आज की डेट में दे विल ऑल से मिसयूज ऑफ द अथॉरिटीज, ईडी, सीबीआई, ऑल दीज वंस, राइट? ये नहीं होना चाहिए, मीडिया शुड बी मोर फ्री, राइट? जब आप इन चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज डेमोक्रेसी, राइट? तो व्हेन यू से कि अच्छा ठीक है फेस नहीं है, ऐसे कि फेस है ना, दे आर टॉकिंग अबाउट, आप इनमें से किसी को भी ले लो। ममता बनर्जी इज रन अ स्टेट फॉर 3 terms नाउ, अरविंद केजरीवाल 3 term के लिए आ चुके हैं, आप अखिलेश यादव हैज डन अ गुड जॉब द टाइम दैट ही वाज, आई थिंक यूपी हैज इट्स ओन प्रॉब्लम, समाजवादी पार्टी की अपनी प्रॉब्लम्स हो सकती है, आई एम नॉट सेइंग कि इनके अंदर इंडिविजुअली अपनी प्रॉब्लम्स नहीं है। एंड आई थिंक ड्यूरिंग दिस इंटरव्यू आई वुड से दैट अभी वाला टॉपिक शुरू होने से पहले, व्हेन वी टॉक्ड अबाउट पॉलिटिक्स, उससे पहले जब आप मेरा बैकग्राउंड सुन रहे थे, उसके अंदर आई टॉक्ड अबाउट joining India against corruption. Corruption was an issue. I talked about joining agitation or protest for Nirbhaya, right? So at that time you would say I am anti-Congress, so to say, right? But उसके बाद अब मेरा जो stand है, that is more about the issues that are there in BJP or certain things that they're doing. So technically on that note you can say me I'm anti-BJP, right? You don't have to be anti-Congress or anti-BJP or anti-Aam Aadmi Party. Right? The idea is if you feel that there's something wrong, then you stand up against it. आज की डेट में the biggest problem that I see is democracy as we know it might cease to exist, and before we know it we might become China, right? What people don't understand, आज की डेट में जो ये कैपिटलिस्ट की बात करते हैं, 2-3 बड़ी फैमिलीज हैं, दिस एंड दैट, वो सारी बोलते हैं, अगर आप एक अच्छे बड़ा कैपिटल फैमिली भी है, ठीक है, जिसके पास बहुत पैसा है, डोंट फॉरगेट रशिया या चाइना जैसी जगहों के अंदर आपके पास चाहे कितना ही पैसा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज जिस दिन आपने सरकार की सुननी बंद कर दिया, अगर उनको आपसे कोई इशू हो गया तो आप चले जाओगे सिस्टम के बाहर। इट डजंट मैटर हाउ मच मनी यू हैव, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम विद डिक्टेटरशिप। सो आज की बात अगर आप कर रहे हैं कि फेस कहाँ है, मैं कहता किसी को भी बना दो, खड़गे जी को बना दो, केजरीवाल जी को बना दो, आप क्या नाम है इनको, नीतीश कुमार को बता दो, इंडिविजुअली एवरीबडी इज अ गुड लीडर फॉर देयर ओन स्टेट, they have been able to run it very successfully. But now it's time for our country
व्हाट्स द डिफरेंस? It's a big thing, I अच्छा मुझे आप एक चीज बताओ, मोदी जी क्या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। फिर वो भी तो किसी लोगों ने क्या कहा था कि चलो ठीक है गुजरात अच्छा चला है तो देश अच्छा चला लेंगे। एट दैट टाइम पॉपुलेशन जो वोटर्स जो है उनके पास क्लैरिटी थी कि इफ वी आर गोइंग टू वोट बीजेपी देन मोदी विल बी द पीएम। नाउ इफ वी आर गोइंग टू वोट द इंडिया अलायंस देन वी आर नॉट हैविंग क्लैरिटी हु इज गोइंग टू बी द पीएम। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं जो राजनीति में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उत्तर प्रदेश की ऑडियंस शायद ही चाहेगी कि ममता बनर्जी विल बी द पीएम, बिकॉज उनका जो रूलिंग करने का तरीका है वो मे बी इट्स गुड टू द वेस्ट बंगाल but not for the North Indians, or we can say mainly Uttar Pradesh. So to anybody with that thought or that question, I'll say आपका concern, right? If you are, अगर आप मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, गुड फॉर यू। मेन चीज, पहली चीज प्लीज वोट कीजिए, राइट? द प्रॉब्लम आधे लोग वोट नहीं करते। वोट फिर दिमाग से कीजिए, राइट? ये मीडिया चैनल्स का जो आपने एक हवा सा बना रखा, जो एक ही चीज आपको बार बार सुनाया जा रहा है, सिर्फ उसको सुन के ना कीजिए, राइट? दूसरी चीज कि अगर यूपी विल हैव अ प्रॉब्लम विद समबडी लाइक ममता बनर्जी रूलिंग द कंट्री, देन द आइडिया शुड बी कि मेरी थॉट प्रोसेस वाला बंदा कंट्री को रूल करे। इन माय ओपिनियन, इफ आई एम गोइंग टू एनकरेज एनीबडी टू वोट फॉर एनीबडी बट बीजेपी, द आइडिया वुड बी यू आर वोटिंग टू सपोर्ट डेमोक्रेसी। Okay. So India Alliance, if I were to say, their backbone should be saving democracy. As long as you believe in saving democracy, what is saving democracy? That आप क्या कहते हैं, and I'm not even talking about inflation, unemployment, वो तो issues हैं ही, but they keep fluctuating up and down. And I'll give BJP some credit कि कई चीज़ों को impact आने में थोड़ा टाइम लगता है, GST was a good thing, what not. So but saving democracy it's very important कि आप किसी का dissent सुनने को तैयार नहीं है, मीडिया को कर्ब कर रखा है, वहाँ पे प्रॉब्लम है। As long as you are trying to save democracy, then I'll say, you know what, I'll vote for you regardless. एक जब कांग्रेस की एक वेव आई थी कांग्रेस के अगेंस्ट, that was against corruption. Now it should be a wave against anti-democracy acts. Okay. उसके अगेंस्ट अगर आप वोट करो, then you should vote for anybody but BJP right now. And when you do that, then आपके स्टेट में जो भी आपको नजर आ रहा है ढंग का बंदा, आप उसको वोट कीजिए। एंड आज भी अगर अपनी सीट शेयरिंग ठीक से कर लें, then I guarantee you जिस होल, आप मुझे एक चीज बताओ, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे ज्यादा अच्छा कोई लीडर नहीं हुआ होगा बीजेपी के अंदर। आज की जनता शायद, या आज की जनरेशन जो मोदी जी को सपोर्ट कर रही है, वो शायद ये चीज भूल गई होगी। एंड अटल बिहारी वाजपेयी जी एट हिज टाइम वाज हिज पीक, कुड एनीबडी थिंक दैट ही वुड नॉट विन द सेकंड टर्म? बट ही डिडंट। आपको पता है वहां पे तो वो क्या, इंडिया शाइनिंग वाज द फ्रेज दैट वाज यूज्ड एट दैट टाइम। आज की डेट में जो ये सारे हाईवेज बन रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है, आई गिव फुल क्रेडिट टू नितिन गडकरी जी। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम है, जो भी हो रहा है, बेसिकली परसेप्शन था ना इंडिया शाइनिंग, फिर भी बीजेपी हार गई। तो आप चाहे कितना ही परसेप्शन आज बना लो, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर नॉट हैप्पी विद व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री। एंड आई एम नॉट सेइंग कि जब इंडिया अलायंस आएगी तो वो इंडिया अलायंस से खुश होंगे। आई एम श्योर कि इंडिया अलायंस या उसकी पार्टीज के अंदर भी इश्यूज हो सकते हैं। Hence, I'm not saying कि I'm totally against BJP and I'm for somebody. I'm just trying to find a better system for my country. A system in which मेरे को सांस लेने की इजाज़त हो, जो खाना खाऊं वो खाना खाने की इजाज़त हो, जो पीऊं वो पीने की इजाज़त हो, लोगों की इज्जत हो, गरीबों का थोड़ा सहारा हो, यंगस्टर्स को थोड़ी जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हो, बेवकूफ़ ना बनाया जाए जनता को। But if BJP is going to win elections for the third time in 2024, then don't you think it's going to be a dangerous for the democracy if a single party is going bigger day by day and the position is just decreasing? बिल्कुल डेंजरस टू अ पॉइंट। हो सकता है कि आपके शायद आगे इलेक्शन ही ना हो। अब आपने इलेक्शन कमीशन के ऊपर अगर आपको नई आवाज़ निकालने देते, वो अगर आपको लगता है कि बायस्ड है कि किसी के अगेंस्ट एक्शन लेती, किसी के अगेंस्ट नहीं लेती, ये हुआ था कुछ 2019 वाले इलेक्शन के टाइम की बात है, किसी पार्टीज के अगेंस्ट ले लिया था, किसी के अगेंस्ट नहीं लिया था। एक उस टाइम पे कोई, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, 3 में से एक थे हु टुक अ स्टैंड, ही हैड टू सफर कॉन्सिक्वेंसेस। तो अभी हम संसद में भी देख सकते हैं, रमेश विदुड़ी जी जो आपके यहाँ से सांसद हैं, उन्होंने कितने इज्जत भरे शब्द इस्तेमाल किए थे, वो सस्पेंड नहीं हुए। आप, मैं किसी से बात कर रहा था,
बिकॉज ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इज मीडिया इतना कंट्रोल हो गया और ब्रेन वॉशिंग इतनी सॉलिड चल रही है एज ए ऑलमोस्ट लाइक नॉर्थ कोरिया और चाइना और सम अदर प्लेस, इतनी सॉलिड चल रही है कि मेरे साथ जो लोग बैठ के बहस करते हैं इस बारे में या बात करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, उनसे जब मैं बात करता हूँ लाइक ये इतने सारे एमपीज को निकाला क्यों? क्या तो कुछ तो गलत किया होगा। मैंने कहा क्या गलत किया आप बता तो दो। उनको ये नहीं पता क्या गलत किया, बस निकाल दिया। ये डेमोक्रेसी के आपके लॉज पे लॉज पास हो रहे हैं। गलत किया उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया उन्होंने। वो भी देखो, I'll be very honest with you, I don't agree with it. In principle I would say there has to be a decorum in the parliament, right? You cannot just keep arguing. नहीं तो पता क्या होगा, जो पहले बीजेपी कर रही थी कांग्रेस के अगेंस्ट फिर उसको सही बोला जाएगा। मैं कहता वो भी गलत था, और आज जो अगर कांग्रेस कर रही है और अदर पार्टीज कर रही है अगेंस्ट बीजेपी वो भी सही बोला जाएगा। मैं कहता हूँ दोनों ही गलत है। पार्लियामेंट में आपको बैठ के धरना नहीं देना, आपको एक दूसरे का, आपको जनता की आवाज रखनी है, right? So I would say what is happening in the parliament, coming to the well and shouting and all that stuff, in my personal opinion it is wrong, but maybe they've been pushed into a corner कि हमारे पास और कोई चारा नहीं रहा, right? But initially I will say it is wrong, वो नहीं होना चाहिए। बट ये ब्लेंडर है, 140 एमपीस को सस्पेंड कर दिया। आप मुझे एक चीज बताओ, आप वो एग्रीकल्चर वाले लॉज लेके आते हो, वो आप बैक ट्रैक कर लेते हो। अभी यहाँ पे आई एम अ लॉयर सो ऑब्वियसली आई फॉलो दीज थिंग्स। अभी आपने जो क्रिमिनल लॉज लेके आए वहाँ पे वो ट्रकर्स स्ट्राइक पे चले गए। बड़ी सिंपल सी चीज है, आप हिट एंड रन के ऊपर उसके वो बोल रहे हो कि उसको जेल भी हो जाएगी, 7 लाख रुपए भी ले लेंगे। अरे गरीब ट्रकर अगर रोक लेगा तो जनता मार देगी उसे, एंड वही उनकी बात हो रही है। मतलब कुछ थॉट प्रोसेस तो रखो। द होल आइडिया वाज इसके एक वो कमिटी होती है जिसके अंदर ये ऑल दीज लॉज बिफोर दे बिकम लॉज, उसके ऊपर डिस्कशन होती है। वो सारे आई फॉलो दीज थिंग्स कि कितने कहाँ पे गए। ड्यूरेशन में इनको सस्पेंड किया, उसी ड्यूरेशन में पास किया इन लॉज को। अच्छा वो सारी चीजें छोड़ो, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा सिंपल एक चीज मेरे को एकदम से याद आया, मोदी जी ने कितनी न्यूज कॉन्फ्रेंसेस की हैं? नो, 0। आप इतने अच्छा अगर लीडर हो तो आप अपने बने वाले यू आर अफ्रेड ऑफ मीडिया। बस यार, आप डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हो, आप हर एक को बोल रहा हूँ हमने इसको पीछे छोड़ दिया, उसको पीछे छोड़ दिया। अरे जिसको पीछे छोड़ रहा हो उनसे देख तो लो, उन्होंने कितनी, बेचारे अमेरिका वाले करते हैं, सुनते हैं ना, पूरा एक कॉन्फ्रेंस रूम भरा होता है, वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे होते हैं। दे हैव द गट्स टू आस्क दीज क्वेश्चंस। जहाँ मोदी जी वहां पे गए थे, 2 सवाल कर लिए तो घुमा के कुछ और आंसर दे के आ गए। इसमें ही बड़े पंगे हो गए थे। टेलीप्रॉम्प्टर बंद कर दो, आज पता चल जाएगा कितने अच्छे ओरेटर हैं। बट अनफॉर्चुनेट, बट दैट इज वेयर वी आर टुडे। बहुत लंबा है डिस्कस करने के लिए, बट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। और अच्छा लगा, काफ़ी सारे मुद्दों पे बात हुई। नहीं, बहुत टाइम तक मैंने ये सारी चीज़ें छोड़ दी थी टॉपिक्स, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली वाज नॉट गोइंग एनीवेयर। बट फिर से लगा कि हाँ, कीड़ा अभी भी जिंदा है। बट लेट्स जस्ट होप दैट आवर कंट्री हैज़ अ बेटर फ्यूचर। एंड देशभक्ति, पेट्रियटिज्म, ये शब्द जितने ट्रैक करते हैं उतना ही कहीं ना कहीं ज़िंदगी में मायने भी होने चाहिए इनके, क्योंकि सिर्फ सुनना और देखते रहना एक बात है, मगर उनको वास्तविकता में ज़मीन पर उतारना एक अलग बात है। और विदेश से वापस आके अपने देश में काम करना और जन सेवा का भाव रखना, सिर्फ वो भाव के साथ ही काम करना अपने आप में एक उपलब्धि है। खैर, बहुत लंबी बातचीत की है हमने। अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और नहीं भी पसंद आई है तो बिल्कुल प्यार से अपनी नाराज़गी दर्ज कीजिए, उसकी भी पूरी गुंजाइश हम आपको देते हैं। जो भी बात नहीं पसंद आई है या जिस भी बात से आप अग्री नहीं करते हैं, कमेंट में लिख दीजिए। संभव होगा तो आप तक उसका उत्तर ज़रूर पहुंचाया जाएगा। ऐसी बात करने में बहुत मेहनत और बहुत टीम की गट्स लगते हैं लोगों को बुलाने में। तो इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनको ऐसी कहानियाँ सुनने में मज़ा आता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।